Hello, everybody. Welcome to Chetan Sharma classes, The World of Logics. Before starting my video, I will like to say you that if you are watching my video on YouTube, then you can go to description. You are provided with the link of my Telegram channel. You can join the channel for notes. आज हमारी इस टॉपिक पे फर्स्ट वीडियो है. टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन इंटरनेशनल ट्रेड. इस टॉपिक के अंदर स्क्रीन पे आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3. इस वाली वीडियो के अंदर हम पहले के 2 बॉक्स कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट बॉक्स की हेडिंग है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रेड. सेकंड बॉक्स की हेडिंग है द विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम ट्रेड. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. रीड करता हूँ बड़े आराम आराम से. कोई भी एस्पेक्ट मैंक्यू का छोड़ा नहीं जाएगा. हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी. इफ़ यू चेक लेबल्स ऑन द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग यू विल प्रोबेबली फाइंड सम वर मेड इन अनदर कंट्री. A century ago, the textile and clothing industry was major part of the US economy, but that is no longer the case. कहता है अगर आप कोई भी कपड़े पहनते हो, ठीक है ना, कोई भी क्लोथ्स पहनते हो तो उसमें आप चेक करोगे तो उसमें लिखा होगा भैया वो किसी ना किसी कंट्री में बने हैं. अगर आप अपनी कंट्री में पहन रहे हो तो उसमें लिखा होगा भैया ये किसी और कंट्री के अंदर बने हैं. कहता है सेंचुरी अगो की बात बता रहा है. कहता है टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही मेजर पार्ट था यूएस इकोनॉमी का, पर आज ऐसा नहीं है. फेस्ड विद फॉरेन कॉम्पिटिटर्स that can produce quality goods at low cost, many US firms found it increasingly difficult to produce and sell textile and clothing at profit. फॉरेन कंपटीशन से यूएस को मार मिली क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिटर्स लो कॉस्ट पे गुड्स को बना रहे थे, तो यूएस को टेक्सटाइल और क्लोथिंग अब प्रॉफिट में चलाना दिक्कत हो गया. इस वजह से यूएस ने अपने काफ़ी वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया और फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया, और आज यूएस के लोग इम्पोर्टेड टेक्सटाइल और क्लोथिंग का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ रीड करते हैं. द स्टोरी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेजेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी. कह रहा है जो हमने अब ये स्टोरी देखी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करती है फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए. क्या है वो क्वेश्चन, ज़रा चेक करते हैं. हाउ डज़ इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट इकोनॉमिक वेलबींग. कह रहा है जब इंटरनेशनल ट्रेड होएगी, मतलब जब कोई कंट्री बाहर से सामान मंगवाएगी तो कैसे वो इकोनॉमिक वेलबींग को अफेक्ट करेगा. मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक वेलबींग का मतलब है, देखो हम पीछे चेक कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना. कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ही बोला जा रहा है इकोनॉमिक वेलबींग. तो कह रहा है जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो ये कैसे अफेक्ट करेगा इकोनॉमिक वेलबींग को. हु गेन्स एंड हु लूजेस फ्रॉम फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज एंड हाउ डू द गेन्स कंपेयर टू द लॉसेस. अब जब फ्री ट्रेड होएगी तो भैया किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, और कैसे कंपेयर करेंगे हम गेन्स को लॉसेस के साथ. चैप्टर 3 इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. चैप्टर 3 का मतलब जो हम पिछली वीडियोस ख़त्म कर चुके हैं अपनी, ठीक है ना, वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंपैरेटिव एडवांटेज. मैं आपको कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब एक बार फिर से बना देता हूँ. सपोज़ करो कोई कंट्री किसी गुड्स को बना रही है, ठीक है ना. अब कोई गुड प्रोड्यूस करेगी तो भैया कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी किया जाएगा, ठीक है ना. जो सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना. तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है, आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है. वो दोनों कंट्रीज सपोज़ करो 2 गुड्स बनाती हैं. एक हम ले लेते हैं मीट, एक ले लेते हैं पोटैटो, ठीक है जी. तो सपोज़ करो अगर कंट्री ए है, कंट्री ए जब पोटैटो बनाती है तो भैया उसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, मतलब कुछ ना कुछ मीट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. और जब कंट्री बी पोटैटो बनाती है तो कंट्री बी की भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, मतलब कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो भैया
ए और बी कंट्री में से जिस कंट्री की भी पोटैटो बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होएगी उस कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगी। ये हम पीछे सीख चुके हैं, ठीक है ना। मैंने ए और बी कंट्री ली है। जब पिछली वीडियोस लिए थे वहाँ मैंने 2 पर्सन्स के नेम लिए थे, ठीक है जी। आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, चीज़ें बस समझ आनी चाहिए। तो मैंने कंपैरेटिव एडवांटेज आपको फिर से रिवाइज करा दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग with one another because trade allow each country to specialize in doing what it does best। कह रहा है ट्रेड करेंगे तो हर कंट्री का फायदा ही होगा। बट द एनालिसिस इन चैप्टर 3 वॉज इनकम्प्लीट। कह रहा है जो हमने पिछली वीडियोज में देखा वो थोड़ा इनकम्प्लीट जोन था। इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल मार्केट प्लेस अचीव दीज गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये नहीं बताया गया कि जब हम मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो भैया कैसे गेन्स होंगे ट्रेड के थ्रू। देखो फिर रीड कर लेते हैं। इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, मतलब जब हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो ये नहीं बताया गया कि कैसे गेन्स होंगे। हाउ द गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट, और ये गेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो लोग ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें ये गेन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ तक पूरी स्लाइड प्यार प्यार से मैंने आपको समझा दी है, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं करी है। आगे मूव करते हैं। वी नाउ रिटर्न टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू टैकल दीज क्वेश्चन। अब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ओवर द पास्ट सेवरल चैप्टर्स वी हैव डेवलप्ड मेनी टूल्स फॉर एनालाइजिंग हाउ मार्केट वर्क्स। सप्लाई सीखा हमने, डिमांड, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड सो ऑन। विद दीज टूल्स वी कैन लर्न मोर अबाउट हाउ इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट्स इकोनॉमिक वेलबींग। और हम इन्हीं टूल्स की मदद लेंगे और देखेंगे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट करता है इकोनॉमिक वेलबींग को। हेडिंग लिखी है ऊपर, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रेड। कंसिडर द मार्केट फॉर टेक्सटाइल। अब हम मार्केट ले रहे हैं टेक्सटाइल्स की। द टेक्सटाइल मार्केट इज़ वेल सूटेड टू स्टडिंग द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। कह रहा है टेक्सटाइल मार्केट बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ताकि हम जान सकें क्या गेन्स है और क्या लॉसेस है इंटरनेशनल ट्रेड को करने में। टेक्सटाइल्स आर मेड इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर इज़ मच वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल। Moreover, the textile market is one in which policymakers often consider trade restriction to protect domestic producers from foreign competitors। कह रहा है भैया टेक्सटाइल पूरी दुनिया में बनते हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इसलिए लाते हैं पॉलिसी मेकर ताकि वो अपनी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से बचा सके। Here we examine the textile market in imaginary country called Iceland। अब हमने एक imaginary country ली है आइसलैंड। अब वहाँ पे चेक करेंगे क्या होता है टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। हेडिंग आ रही है द इक्विलिब्रियम विदाउट ट्रेड। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कंट्री का क्या इक्विलिब्रियम है जब वो आपस में ट्रेड नहीं कर रही है। कंट्री यहाँ पे हमारी आइसलैंड है। हम आइसलैंड का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं जब आइसलैंड ट्रेड नहीं कर रही है। As our story begins, the Iceland textile market is isolated from the rest of the world. By government decree, no one in Iceland is allowed to import and export textile, and the penalty for violating the decree is so large that no one dares try। कह रहा है भैया हम ये देख रहे हैं आइसलैंड एक आइसोलेटेड कंट्री है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भाई अलग है, वो आइसोलेटेड है। और भैया आइसलैंड के लोग ना तो इंपोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं। और भैया अगर ऐसा करेंगे तो भैया पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, तो भैया कोई हिम्मत ही नहीं करता इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की आइसलैंड के अंदर। बिकॉज देयर इज़ नो इंटरनेशनल ट्रेड, द मार्केट फॉर टेक्सटाइल इन आइसलैंड कंसिस्ट ओनली ऑफ आइसलैंडियन बायर्स एंड सेलर्स। कह रहा है भैया कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रही आइसलैंड में अभी, तो जो टेक्सटाइल मार्केट है उसके अंदर जो बायर्स है वो भी आइसलैंड के हैं और सेलर्स है वो भी आइसलैंड के हैं।
As figure 1 shows, the domestic price adjusts to balance quantity supplied by domestic sellers and quantity demanded by domestic buyers. अब फिगर 1 अभी देख लेंगे क्या है, वो बता रहा है कितने डोमेस्टिक सेलर सप्लाई कर रहे हैं और कितने डोमेस्टिक बायर बाय कर रहे हैं आइसोलैंड के। आगे चलते हैं। The figure shows the consumer and producer surplus in the equilibrium without trade. फिगर बता रही है क्या कंज्यूमर सरप्लस है और क्या प्रोड्यूसर सरप्लस है जब ट्रेड नहीं हो रही है। The sum of consumer and producer surplus measure total benefits that buyer and seller receive from participating in the textile market. Now suppose that in political upset, आइसोलैंड इलेक्ट्स न्यू प्रेसिडेंट। कह रहा भैया पॉलिटिकल चेंजेस आए, आइसोलैंड ने नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। द प्रेसिडेंट कंपेंड ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ चेंज एंड प्रॉमिस द वोटर्स बोल्ड न्यू आइडियाज़। प्रेसिडेंट ने दावा किया कि भैया अब हम कुछ चेंज लाएंगे और कुछ नए बोल्ड आइडियाज़ आएंगे। प्रेसिडेंट ने अपने वोटर्स से बोला। हर फर्स्ट एक्ट इज़ टू असेंबल अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट टू इवेल्युएट आइसोलैंड ट्रेड पॉलिसी। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने एक इकोनॉमिस्ट की टीम असेंबल की और उन्होंने बोला आप इवेल्युएट करो इस समय आइसोलैंड की ट्रेड पॉलिसी कि भैया क्या पता लगता है आपको आइसोलैंड की ट्रेड पॉलिसी के बारे में, आप उसको ढंग से चेक करो। शी आस्क्स देम टू रिपोर्ट ऑन 3 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ने बोला भैया आप 3 क्वेश्चन पे मुझे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, वो क्या है क्वेश्चन ज़रा चेक करते हैं। If the government allow Isolandian to import and export textile, what will happen to price of textile? अगर गवर्नमेंट आइसोलैंड को बोलती है आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का कर सकते हो, तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ टेक्सटाइल पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल सोल्ड इन डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट, और जो क्वांटिटी डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट में सोल्ड हो रही है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्योंकि हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे ढंग से स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द गवर्नमेंट अलाउ आइसोलैंडियन टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, व्हाट विल हैपन टू प्राइस ऑफ टेक्सटाइल एंड क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है जी, हु विल गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड हु विल लूज, किसका फ़ायदा होएगा किसका घाटा होगा, एंड विल द गेन्स एक्सीड द लॉसेस, क्या जो गेन्स होंगे वो लॉस से ज़्यादा रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, शुड अ टैरिफ बी अ पार्ट ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी, जब हम आपस में ट्रेड करेंगे तो क्या टैरिफ पार्ट होना चाहिए ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है जी, आफ्टर रिव्यूइंग सप्लाई एंड डिमांड इन देयर फेवरेट टेक्स्ट बुक, दिस वन ऑफ कोर्स, ये बात तो सही है भैया, मैंक्यू बहुत ही बढ़िया बुक है। द आइसोलैंडियन इकोनॉमिक्स टीम बिगन्स इट्स एनालिसिस, अब इकोनॉमिक्स की टीम ने स्टार्ट कर दिया अपना एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। ठीक है जी, फिगर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है इक्विलिब्रियम विदाउट ट्रेड। ये आइसोलैंड की डोमेस्टिक डिमांड कर्व है, ये आइसोलैंड का डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है। ठीक है जी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विलिब्रियम प्राइस है, बता दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विलिब्रियम प्राइस है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जब हमारी आइसोलैंड कोई ट्रेड नहीं कर रही है। कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है जो प्राइस डिटरमाइन होता है, ये प्राइस डिटरमाइन हुआ है। ठीक है ना, प्राइस के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे जितना भी ये जोन है ये सारा का सारा हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्राइस के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर, तो ये वाला सारा जोन हमारा क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस है। ये बातें हम पीछे भी बहुत आराम से सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक है द वर्ल्ड प्राइस एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। द फर्स्ट इशू अवर इकोनॉमिक्स टेक अप इज वेदर आइसोलैंड इज लाइकली टू बिकम टेक्सटाइल इंपोर्टर और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। तो भैया पहला इशू जो इकोनॉमिस्ट ने देखा वो ये देखा भैया अगर ट्रेड अलाउड कर दी जाएगी तो आइसोलैंड टेक्सटाइल को इंपोर्ट करेगा या टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, यही बात यहाँ सरल भाषा में लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ फ्री ट्रेड इज़ अलाउड
will Icelandians end up buying or selling textile in the world market? मतलब वर्ल्ड मार्केट से टेक्सटाइल या तो खरीदेगा या वर्ल्ड मार्केट में बेचेगा अगर एक बार फ्री ट्रेड अलाउ कर दी जाए. To answer this question, the economists compare the current Icelandic price of textile to the price of textile in other countries. अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने भैया ये बताया, इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आइसलैंड में इस समय करंट प्राइस चल रहा है टेक्सटाइल का उसको कंपेयर करेंगे जो प्राइस चल रहे हैं टेक्सटाइल के अदर कंट्रीज़ में. वी कॉल द प्राइस प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड मार्केट्स द वर्ल्ड प्राइस. जो बाहर प्राइस प्रिवेल करेंगे वर्ल्ड मार्केट में उसको वर्ल्ड प्राइस बोला जाएगा. अब थोड़ी सी काम की बात है. इफ़ द वर्ल्ड प्राइस ऑफ टेक्सटाइल इज़ हायर देन द डोमेस्टिक प्राइस, कहता है अगर वर्ल्ड प्राइस जो चल रहे हैं अदर कंट्रीज़ में अब्रॉड में जो वर्ल्ड प्राइस चल रहे हैं वो ज़्यादा है और आइसलैंड के प्राइस कम है, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा है और आइसलैंड के प्राइस कम है, तो आइसलैंड अपने टेक्सटाइल को बाहर बेचेगा क्योंकि बाहर बेचना आइसलैंड के प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिशियल है. तो आइसलैंड उस केस के अंदर एक्सपोर्ट करेगा टेक्सटाइल का. देन आइसलैंड विल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स वंस ट्रेड इज परमिटेड. आइसलैंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर विल बी ईगर टू रिसीव हायर प्राइस available abroad and will start selling their textile to buyer in other countries. Conversely, if world price of textile is lower than the domestic price, मतलब अब जो अब्रॉड में या वर्ल्ड जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे अगर प्राइस क्या चल रहे हैं कम चल रहे हैं और आइसलैंड के मतलब जो डोमेस्टिक प्राइस है वो अगर ज़्यादा है तो फिर ऐसे मौके में क्या करेगा आइसलैंड. तो इस मौके में आइसलैंड के जो बायर्स हैं वो बाहर से वर्ल्ड मार्केट से सामान खरीदने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सस्ता मिलेगा. यहाँ फिर से रीड करते हैं. कन्वर्सली इफ वर्ल्ड प्राइस ऑफ टेक्सटाइल इज लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस देन आइसलैंड विल इम्पोर्ट टेक्सटाइल बिकॉज फॉरेन सेलर्स ऑफर बेटर प्राइस. आइसलैंडियन टेक्सटाइल कंज्यूमर विल क्विकली स्टार्ट बाइंग टेक्सटाइल फ्रॉम अदर कंट्रीज. इन एसेंस कंपेयरिंग द वर्ल्ड प्राइस विद द डोमेस्टिक प्राइस बिफोर ट्रेड. काम की बात है, बड़े ध्यान से देखना. अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड प्राइस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइस बिफोर ट्रेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो. अब वर्ल्ड प्राइस मतलब जो बाहर प्राइस चल रहे हैं और डोमेस्टिक प्राइस का मतलब है आइसलैंड के प्राइस चेक कर रहे हैं. डोमेस्टिक प्राइस बिफोर ट्रेड मतलब अभी ट्रेड अलाउ नहीं करी गई है तो हम चेक कर रहे हैं कि वर्ल्ड प्राइस क्या है और डोमेस्टिक प्राइस मतलब आइसलैंड के प्राइस क्या है. इससे रिवील क्या होगा, इससे हमें क्या पता लगेगा, रिवील्स वेदर आइसलैंड हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल. इससे पता लगेगा क्या आइसलैंड के पास टेक्सटाइल बनाने की कंपैरेटिव एडवांटेज है. ठीक है जी, आगे देखते हैं. द डोमेस्टिक प्राइस रिफ्लेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल. मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है. द डोमेस्टिक प्राइस रिफ्लेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल. डोमेस्टिक प्राइस का मतलब है आइसलैंड के खुद के प्राइस. तो कह रहा है जो आइसलैंड के टेक्सटाइल के खुद के प्राइस हैं वही टेक्सटाइल को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस करते हैं. ठीक है जी, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता ही है, बेसिक आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. आगे देखते हैं. इट टेल्स अस हाउ मच एन आइसलैंडियन मस्ट गिव अप टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल. 1 यूनिट टेक्सटाइल के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आइसलैंडियन को. वही बात हो गई दोबारा से. अब ध्यान से सुनना. कहता है इफ डोमेस्टिक प्राइस इज लो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल इन आइसलैंड इज लो. अब बोल रहा है अगर डोमेस्टिक प्राइस कम है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं. तो भैया अगर डोमेस्टिक प्राइस कम है टेक्सटाइल का इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड प्राइस तो भैया टेक्सटाइल को लेने के लिए कम कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस लो है.
कम कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल को पाने की डोमेस्टिक कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। बड़े ध्यान से सुनो, इफ़ डोमेस्टिक प्राइस इज़ लो, इसका मतलब है कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड मार्केट। तो भैया आपको डोमेस्टिक कंट्री से मतलब आइसोलैंड से टेक्सटाइल लेने के लिए कम सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कम कीमत चुकानी पड़ रही है। लिखा भी है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल इन आइसोलैंड इज़ लो, इसका मतलब जो आइसोलैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टेक्सटाइल बनाने की वो कम है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है जी, सजेस्टिंग दैट आइसोलैंड हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब आइसोलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज कब है, मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होती है ये आपको बताइए, जब किसी एक कंट्री की किसी एक चीज़ को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो एज़ कंपेयर टू अदर कंट्री। ठीक है ना भैया, तो यहाँ पे पता लग रहा है जो आइसोलैंड है उसकी टेक्सटाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एज़ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, आगे इफ़ डोमेस्टिक प्राइस इज़ हाई, अब अगर आइसोलैंड के डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा है वर्ल्ड मार्केट के प्राइस से, तो टेक्सटाइल पाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, वही बात लिखी हुई है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब आइसोलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। इफ़ द डोमेस्टिक प्राइस इज़ हाई देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल इन आइसोलैंड इज़ हाई, suggesting that foreign countries have comparative advantage in producing textiles. As we saw in chapter 3, trade among nations is ultimately based on comparative advantage. That is, trade is beneficial because it allows each nation to specialize in doing what it does best. By comparing world price with the domestic price before trade, we can determine whether Isoland is better और वर्स देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल। ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है जी, आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई है। आगे मूव करते हैं। द विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम ट्रेड। टू एनालाइज द वेलफेयर इफेक्ट ऑफ ट्रेड, द आइसोलैंडियन इकोनॉमिस्ट बिगन विद द अजम्पशन दैट आइसोलैंड इज अ स्मॉल इकोनॉमी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइसोलैंड को एक छोटी इकोनॉमी माना जा रहा है। This small economy assumption means that Isoland actions have little effect on the world market. आइसोलैंड की जो भी एक्शंस होंगे वर्ल्ड मार्केट पे उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा या थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा। स्पेसिफिकली एनी चेंज इन आइसोलैंड ट्रेड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द वर्ल्ड प्राइस ऑफ टेक्सटाइल। द आइसोलैंडियन आर सेट टू बी प्राइस टेकर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आइसोलैंडियंस को प्राइस टेकर बोला जा रहा है। ठीक है ना, आइसोलैंड की ट्रेड पॉलिसी में कोई भी फ़र्क आता है तो उससे वर्ल्ड प्राइस ऑफ टेक्सटाइल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आइसोलैंड को छोटी इकोनॉमी कंसिडर करा जा रहा है। डैट इज़ दे टेक द वर्ल्ड प्राइस ऑफ टेक्सटाइल एज गिवन। आइसोलैंड कैन बी एन एक्सपोर्टिंग कंट्री बाय सेलिंग टेक्सटाइल एट दिस प्राइस। वर्ल्ड प्राइस गिवन रहेगा। अगर वर्ल्ड प्राइस पे आइसोलैंड को लगता है कि उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए तो आइसोलैंड एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और एन इम्पोर्टिंग कंट्री बाइंग टेक्सटाइल एट दिस प्राइस, तो वर्ल्ड प्राइस पे ही भैया अगर उसको इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट भी कर सकती है आइसोलैंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है, आइसोलैंड कैन बी एन एक्सपोर्टिंग कंट्री बाय सेलिंग टेक्सटाइल एट दिस प्राइस। ठीक है ना, दिस प्राइस मतलब जो वर्ल्ड प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आइसोलैंड एक्सपोर्टिंग कंट्री भी हो सकती है, आइसोलैंड इंपोर्टिंग कंट्री भी हो सकती है। ठीक है ना, अब एक्सपोर्टिंग कंट्री कब होगी आइसोलैंड, जब उन्हें पता लग जाएगा वर्ल्ड प्राइस आइसोलैंड के खुद के प्राइस मतलब डोमेस्टिक प्राइस से क्या है ज़्यादा है, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी। और इंपोर्टिंग कंट्री कब होगी आइसोलैंड, जब वो कंपेयर करेगी फिर से दोबारा अपने प्राइस को वर्ल्ड प्राइस के साथ, अपने प्राइस मतलब डोमेस्टिक प्राइस आइसोलैंड के प्राइस को वर्ल्ड प्राइस के साथ। ठीक है ना, पता लगा वर्ल्ड प्राइस कम आ रहे हैं तो फिर उस समय मतलब वर्ल्ड प्राइस कम आ रहे हैं आइसोलैंड के प्राइस से, तो उस समय आइसोलैंड क्या बन जाएगी, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो उस समय इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी। द स्मॉल इकोनॉमी assumption इज नॉट नेसेसरी टू एनालाइज गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड।
अगर आपको गेन एंड लॉस कैलकुलेट करने हैं इंटरनेशनल ट्रेड से तो ज़रूरी नहीं है आपको स्मॉल इकोनॉमी की अजम्पशन लेनी है, बट द आइसोलैंडियन इकोनॉमिस्ट नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट मेकिंग सिंप्लीफाइंग अजम्पशन इज़ अ की पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ यूजफुल इकोनॉमिक मॉडल। पर इकोनॉमिस्ट को पता है अजम्पशंस को सिंप्लीफाई करके चलो तो अच्छा रहता है। The assumption that Iceland is a small economy simplifies the analysis, and the basic lesson do not change in the more complicated case of large economy। कह रहा भैया आइसलैंड को जो छोटी इकोनॉमी माना जा रहा है इसलिए मान रहे हैं कि एनालिसिस आसान हो जाए करना, और जो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप लार्ज इकोनॉमी को भी कंसिडर करते हो तब भी जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। केस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। यहाँ पे टॉपिक सेट तरीके से ख़त्म होता है। टॉपिक है अब द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। कह रहा है जो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उसके क्या गेन्स होंगे और उसके क्या लॉसेस होंगे। रीड करते हैं। फिगर 2 शोज आइसोलैंडियन टेक्सटाइल मार्केट व्हेन डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम प्राइस बिफोर ट्रेड इज बिलो द वर्ल्ड प्राइस। कह रहा है अभी ट्रेड नहीं हो रही है, तो ट्रेड नहीं हो रही तो जो आइसोलैंड के प्राइस है, मतलब जो डोमेस्टिक प्राइस है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आए हैं, तो जो आइसोलैंड के अभी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम है वर्ल्ड प्राइस से, ये बोला जा रहा है। वंस ट्रेड इज अलाउड, कह रहा है अगर ट्रेड अलाउ हो गई, द डोमेस्टिक प्राइस राइजेस इक्वल टू द वर्ल्ड प्राइस। तो कह रहा है जो डोमेस्टिक प्राइस है, मतलब जो आइसोलैंड के प्राइस है वो वर्ल्ड प्राइस के बराबर हो जाएंगे। द रीज़न इज दैट आइसोलैंड इज प्राइस टेकर। नो सेलर ऑफ टेक्सटाइल वुड एक्सेप्ट लेस देन द वर्ल्ड प्राइस। कोई भी सेलर अब वर्ल्ड प्राइस से कम नहीं लेगा। एंड नो बायर वुड पे मोर देन द वर्ल्ड प्राइस, और कोई भी बायर वर्ल्ड प्राइस से ज़्यादा पैसे पे नहीं करेगा टेक्सटाइल को खरीदने के लिए। आफ्टर द डोमेस्टिक प्राइस हैज़ राइजन टू इक्वल द वर्ल्ड प्राइस। कह रहा है एक बार अगर डोमेस्टिक प्राइस राइज हो गए और वो भी वर्ल्ड प्राइस के बराबर हो गए, द डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाई डिफर्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांडेड। तो भैया आइसोलैंड की फिर जो डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाई है और जो डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांड है वो अलग अलग हो जाएगी। डायग्राम में चेक करते हैं। ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये डिमांड कर्व है, आइसोलैंड का डोमेस्टिक डिमांड, आइसोलैंड की डोमेस्टिक सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पे, ये वाला प्राइस। ये जो प्राइस है ये प्राइस क्या है, ये बिफोर ट्रेड है। कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का प्राइस बिफोर ट्रेड का प्राइस है, ठीक है। अब जो बिफोर ट्रेड का प्राइस है उस पर ये क्वांटिटी भी आप चेक कर लो, ये क्वांटिटी है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेदर आई शुड से। तो मतलब बिफोर ट्रेड के प्राइस पे डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई बराबर है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ट्रेड अलाउ हो गई। ट्रेड जब अलाउ हुई तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा है, ठीक है ना, और आइसोलैंड के प्राइस कम है, आइसोलैंड के इक्विलिब्रियम प्राइस कम है, ये हमने ऑब्जर्व करा। तो फिर आइसोलैंड को वर्ल्ड प्राइस क्या करने पड़े, एक्सेप्ट करने पड़े, ठीक है ना। तो जब आइसोलैंड ने वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट कर लिए तो आइसोलैंड में प्राइस कितने हो गए, ओरिजिन से लेके यहाँ तक अब आइसोलैंड में क्या हो गए, प्राइस हो गए, ठीक है। ये है प्राइस आफ्टर ट्रेड। तो उस समय हमने क्या देखा, उस समय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई अब डिफ़र कर रही है, ठीक है ना। मतलब आइसोलैंड की डिमांड देखो कितनी है उस समय। आइसोलैंड की जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। और आइसोलैंड की जो सप्लाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। तो यही बोला गया है जब आइसोलैंड ने वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट कर लिए तो आइसोलैंड की जो डिमांड है और आइसोलैंड की सप्लाई है उसके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखो डायग्राम में मैं ना हर चीज़ बड़े आराम से समझा रहा हूँ, आपको बड़े मतलब ध्यान से चीज़ें सुननी है। ये आ गए अपने मैंक्यू की तरफ हम। अब यहाँ क्या कहता है, द सप्लाई कर्व शोज क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल सप्लाइड बाय आइसोलैंडियन सेलर, डिमांड कर्व शोज
quantity of textile demanded by Icelandic buyers. Because the domestic quantity supplied is greater than domestic quantity demanded, Iceland sells textile to other countries. Thus, Iceland becomes textile exporter. ठीक है, चेक करते हैं. ये डायग्राम आ गया. आइसलैंड ने वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, तो प्राइस आफ्टर ट्रेड ये रहा, क्योंकि ट्रेड हो रही है तभी तो वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ा. तो उस समय हम क्या देख रहे हैं? उस समय हमने देखा, देखो ध्यान से, फिर जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो सप्लाई हमारी क्या है? ज़्यादा है. आइसलैंड की सप्लाई ज़्यादा है और आइसलैंड की डिमांड क्या है? कम है. तो फिर क्या हो रहा है इसका मतलब? इसका मतलब आइसलैंड की सप्लाई तो ज़्यादा है, तो मतलब आइसलैंड अब अदर कंट्रीज़ में अपने गुड्स को, अपने टेक्सटाइल को बेच रहा है. ठीक है जी. तो आप देखो सप्लाई कितने से ज़्यादा है? सप्लाई इस अमाउंट से ज़्यादा है. यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई एक्स्ट्रा है, जो ऊपर भी बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है ना. तो ये अदर कंट्री में बेच रहा है, तो मतलब आइसलैंड अब क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है. एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन डायग्राम में बताई जा रही है. आ गए अपने मैंक्यू की तरफ. ऑल्दो डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाइड एंड डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांडेड डिफर. सही बात है, दोनों में डिफरेंस है सप्लाई और डिमांड में. द टेक्सटाइल मार्केट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम. कह रहा है लेकिन टेक्सटाइल मार्केट अभी भी इक्विलिब्रियम में है. भैया कैसे जानते हैं? बिकॉज देयर इज नाउ अनदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब एक और पार्टिसिपेंट आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता ही है, डायग्राम में आपको पता लग गया था कि डिमांड हमारी कम है और सप्लाई हमारी ज़्यादा है. रेदर आई शुड से डोमेस्टिक डिमांड कम है और डोमेस्टिक सप्लाई ज़्यादा है आइसलैंड की. तो आइसलैंड अब बाहर अपने गुड्स बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है. तो भैया एक और पार्टिसिपेंट आ चुका है मार्केट के अंदर, और वो पार्टिसिपेंट कौन है? वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब आइसलैंड से सामान खरीद रहे हैं, तो आइसलैंड एक्सपोर्टर बन गया है. आगे, वन कैन व्यू द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द वर्ल्ड प्राइस एज रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डिमांड फॉर टेक्सटाइल. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा है, जो डायग्राम में जा रही है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टेक्सटाइल की डिमांड. ठीक है जी. द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज आइसलैंड एज अ स्मॉल इकोनॉमी कैन सेल एज मेनी टेक्सटाइल एज इट वांट एट द वर्ल्ड प्राइस. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बड़े ध्यान से बता दूंगा. ठीक है ना. ये आ गया डायग्राम, ये रेड लाइन की बात हो रही है, ये रेड लाइन की बात हो रही है. अब ये बात क्या हो रही है? कह रहा है ये जो रेड लाइन जा रही है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड को शो कर रही है, और ये डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है. देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? पहले तो जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये होती है एक सर्टन प्राइस पे हम कुछ भी क्वांटिटी डिमांड कर लेंगे. ठीक है. तो भैया जो ये वाला प्राइस है, प्राइस आफ्टर ट्रेड, ठीक है ना, इस प्राइस पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो आइसलैंड का कितना भी सामान लेने को तैयार है. आइसलैंड उसे जितना भी सामान देगी, अदर वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको डिमांड कर लेगा. कितना भी सामान आइसलैंड इस प्राइस पे देना चाहे, कितना भी सप्लाई करेगी आइसलैंड, तो वर्ल्ड मार्केट में उसकी डिमांड हो जाएगी. मतलब प्राइस आफ्टर ट्रेड पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो कुछ भी डिमांड आपसे कर लेगा, जो आप सप्लाई करोगे हम डिमांड कर लेंगे. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कह रहा है. तो इस प्राइस पे कितनी भी डिमांड कर लेगा वो, तो इसलिए बोले जा रहा है इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर. फिर दोबारा रीड करते हैं. वन कैन व्यू द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द वर्ल्ड प्राइस एज रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड फॉर टेक्सटाइल. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है रेड वाली, जो डायग्राम में मैंने बताई थी, ये क्या शो कर रही है? ये डिमांड शो कर रही है टेक्सटाइल की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. दिस डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज आइसलैंड एज अ स्मॉल इकोनॉमी कैन सेल एज मेनी टेक्सटाइल एज इट वांट एट द वर्ल्ड प्राइस. आगे, कंसिडर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम ओपनिंग अप ट्रेड. अब हम
जब ट्रेड ओपन हो गई, मतलब आइसलैंड की प्रेसिडेंट साहिबा ने बोल दिया ट्रेड करेंगे, तो उस समय अब हम कंसिडर करेंगे क्या गेन्स है क्या लॉसेस है। क्लियरली नॉट एवरी वन बेनिफिट्स, कह रहा भैया सबका भला तो नहीं हुआ है। ट्रेड फोर्सेस द डोमेस्टिक प्राइस टू राइज टू द वर्ल्ड प्राइस, कह रहा ट्रेड की वजह से आइसलैंड ने मतलब वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट करा। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल आर बेटर ऑफ बिकॉज दे कैन सेल नाउ सेल टेक्सटाइल एट हायर प्राइस, कह रहा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का तो फ़ायदा हुआ क्योंकि वो अब ज़्यादा रेट पे चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा था तो आइसलैंड ने वही प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, तो जो आइसलैंड के प्रोड्यूसर है उनका तो फ़ायदा हो रहा है, उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। बट डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ टेक्सटाइल आर वर्स ऑफ बिकॉज दे नाउ हैव टू बाय टेक्सटाइल एट हायर प्राइस, जो आइसलैंड के डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको महंगे रेट पे चीज़ें खरीदी पड़ रही है, टेक्सटाइल महंगा खरीदना पड़ रहा है। टू मेजर दीज गेन्स एंड लॉसेस वी लुक एट द चेंजेस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर ट्रेड इज़ अलाउड, कह रहा है बिफोर ट्रेड इज़ अलाउड मतलब ट्रेड अलाउ होने से पहले, द प्राइस ऑफ टेक्सटाइल एडजस्ट टू बैलेंस डोमेस्टिक सप्लाई एंड डोमेस्टिक डिमांड, कह रहा है जब ट्रेड अलाउ नहीं हुई थी तो एक ऐसा प्राइस था जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड आइसलैंड की और डोमेस्टिक सप्लाई दोनों बराबर थी, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस द एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द बिफोर ट्रेड प्राइस इज़ ए प्लस बी, बता रहा है क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस द एरिया बिटवीन द सप्लाई कर्व एंड बिफोर ट्रेड प्राइस इज़ एरिया सी। टोटल सरप्लस बिफोर ट्रेड द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया ए बी सी। अब इस पैराग्राफ में जो भी सरप्लस की बातें बताई गई है मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। अब बात करते हैं भैया बिफोर ट्रेड का कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना। तो बिफोर ट्रेड का प्राइस आपको पता है, बिफोर ट्रेड का प्राइस ये है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये बिफोर ट्रेड का प्राइस है। आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया और बिफोर ट्रेड प्राइस के ऊपर वाला एरिया, मतलब ये वाला। तो नेमिंग से बात करूं ए बी, ठीक है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस होगा सप्लाई कर्व के ऊपर वाला एरिया और प्राइस बिफोर ट्रेड के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सी, ठीक है। तो भैया सारा सरप्लस मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया ए बी और सी, मतलब ये पूरा हिस्सा, ठीक है जी, ये पूरा वाला एरिया आ जाएगा जब टोटल सरप्लस जब ट्रेड नहीं हो रही है। आगे चलते हैं मैंक्यू जी की तरफ। आफ्टर ट्रेड इज अलाउड द डोमेस्टिक प्राइस राइजेस टू द वर्ल्ड प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस shrinks to area A, producer surplus increases to area B, C, D, total surplus with trade is area A plus B plus C plus D। डायग्राम में चेक करते हैं। अब ट्रेड अलाउ हो गई, आइसलैंड ने वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा और प्राइस आफ्टर ट्रेड के ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ये सॉरी ए। अब हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा उसको चेक करते हैं, सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा और प्राइस आफ्टर ट्रेड के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है जी, यानी ये, यानी प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया हमारा सी बी डी। तो इस समय जो टोटल सरप्लस आ रहा है जब हमने वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या आ रहा है, सारा ये सारा हिस्सा ये, ठीक है ना, ए बी डी सी ये सारा हिस्सा आ रहा है, टोटल सरप्लस आ रहा है जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। दीज वेलफेयर कैलकुलेशन शो हु विन्स एंड हु लूजेस फ्रॉम ट्रेड इन एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, कह रहा है अब पता लगेगा कौन जीता कौन हारा एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर, क्योंकि आइसलैंड अपना माल बाहर बेच रही है, अपने टेक्सटाइल बाहर बेच रही है तो एक्सपोर्ट कर रही है। सेलर बेनिफिट्स बिकॉज प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेज बाय एरिया बी
प्लस डी। कह रहा है सेलर का तो फ़ायदा हुआ क्योंकि सेलर का जो एरिया था वो बढ़ गया, किस अमाउंट से बढ़ गया, बी और डी अमाउंट से बढ़ गया। बायर आर वर्स ऑफ बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेज बाय एरिया बी, बिकॉज द गेन्स ऑफ सेलर एक्सीड द लॉसेज ऑफ बायर बाय एरिया डी, टोटल सरप्लस इन आइसोलैंड इंक्रीजेस। ठीक है जी, अब आराम से डायग्राम के साथ ये बातें समझते हैं, बिल्कुल आराम से। ठीक है, फिर से एक बार लाइन देख लेते हैं। लेकिन सेलर का बेनिफिट हुआ बिकॉज प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस बाय एरिया बी प्लस डी। चेक करते हैं। देखो भैया, जब ट्रेड नहीं हो रही थी तो प्रोड्यूसर सरप्लस बस इतना था, सी वाला हिस्सा। ट्रेड होने के बाद प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया सी, बी और डी। तो भैया ट्रेड होने के बाद प्रोड्यूसर का बेनिफिट हो रहा है, प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा मिल रहा है बी और डी। जब ट्रेड नहीं हो रही थी तो कंज्यूमर का सरप्लस था ए और बी। ट्रेड होने के बाद कंज्यूमर का सरप्लस कितना रह गया, बस ए ही रह गया है। ठीक है, तो कंज्यूमर का क्या बोलते हैं, नुकसान हो गया है बी का। ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी, फिर से दोबारा मैंक्यू की तरफ चलते हैं। ये आ गई हमारी मैंक्यू। बिकॉज द गेन्स ऑफ सेलर एक्सीड द लॉसेज ऑफ बायर बाय द एरिया डी, टोटल सरप्लस इन आइसोलैंड इंक्रीजेस। कह रहा है जो गेन है सेलर के वो बायर के लॉसेज से ज़्यादा है। चेक करते हैं, सही बात है। ये वाला हिस्सा सारा का सारा गेन है सेलर का। ठीक है, कौन सा हिस्सा, बी और डी। और ये वाला हिस्सा सारा लॉस है किसका, कंज्यूमर का। कौन सा हिस्सा, बी। तो भैया गेन तो हुए हैं प्रोड्यूसर को बी प्लस डी के, और लॉसेज हुए हैं कंज्यूमर को बी के। तो भैया टोटल जो गेन हुए हैं प्रोड्यूसर के वो कंज्यूमर के लॉसेज से ज़्यादा है। दिस एनालिसिस ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री यील्ड्स टू कंक्लूजन्स। When a country allow trade and becomes an exporter of a good, domestic producers of the good are better off and domestic consumers of the good are worse off. Trade raises economic well-being of the nation. Economic well-being मतलब total surplus बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। Trade raises economic well-being of a nation in the sense that gains of the winners exceed the losses of the losers. ये वो डायग्राम है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है जी, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। ऊपर टेबल है, आप पढ़ोगे अब आपको समझ आएगी। मैं तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन प्रॉपरली आपको कर ही चुका हूँ। यहाँ पे ये जोन ख़त्म होता है। टॉपिक है अब द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन इम्पोर्टिंग कंट्री। कहने का मतलब है अगर कोई कंट्री इम्पोर्ट कर रही है तो उसके क्या गेन्स होंगे और क्या लॉसेस होंगे। रीड करते हैं यहाँ से। नाउ सपोज दैट डोमेस्टिक प्राइस बिफोर ट्रेड इज़ अबव द वर्ल्ड प्राइस। बोला जा रहा है अगर आइसोलैंड ट्रेड नहीं कर रही है तो भैया जो आइसोलैंड के प्राइजेज़ हैं ट्रेड से पहले वो प्राइस ज़्यादा है और वर्ल्ड मार्केट के अंदर प्राइस कम है। इसका मतलब वर्ल्ड प्राइस कम चल रहा है। Once again, after trade is allowed, the domestic price must be equal the world price. और एक बार ट्रेड अलाउ हो गई तो डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस के बराबर आ जाएंगे। आपको पता है आइसोलैंड एक छोटी इकोनॉमी की अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं और आइसोलैंड इज़ अ प्राइस टेकर। एज फिगर 3 shows, the domestic quantity supplied is less than domestic quantity demanded. ये बात हो रही है वर्ल्ड प्राइस की। कह रहा है वर्ल्ड प्राइस पे डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन द डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांडेड। द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांडेड एंड डोमेस्टिक सप्लाइड इज़ बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड आइसोलैंड बिकम्स टेक्सटाइल इम्पोर्टर। अजय बात मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये डायग्राम आ गया है, ये देख सकते हो। ये हमारा इक्विलिब्रियम है जहाँ पे आइसोलैंड का डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भैया बिफोर ट्रेड जो प्राइस सेट हुए हैं आइसोलैंड के वो ओरिजिन से लेके यहाँ तक है बिफोर ट्रेड वाले प्राइस। ठीक है, और आफ्टर जो ट्रेड के प्राइस है, जब ट्रेड अलाउ हो गई आइसोलैंड के अंदर तो जो प्राइस सेट हुए हैं
वो है ओरिजिन से लेके यहाँ तक प्राइस है। ठीक है जी। अब जो प्राइस आफ्टर ट्रेड सेट हुए हैं उस प्राइस पे हम क्या देख रहे हैं, जो आइसोलैंड के प्रोड्यूसर्स की डोमेस्टिक सप्लाई है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ये भी बोल सकते हो। और आइसोलैंड के बायर्स की जो डिमांड है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ये भी बोल सकते हो। तो आपको पता लग गया है जो डिमांड है आइसोलैंड की आफ्टर ट्रेड प्राइस में वो सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक है जी। तो भैया ये जो कमी पड़ रही है ये कैसे पूरी होएगी, ये एक्स्ट्रा डिमांड कैसे पूरी करेगा आइसोलैंड अपनी, तो बताया जा रहा है भाई इतने अमाउंट का आइसोलैंड अब इंपोर्ट करवाएगा, ये बोली जा रही है बात। तो आइसोलैंड टेक्सटाइल का इंपोर्टर बन जाएगा। ये आ गई हमारी मैंक्यू। इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द वर्ल्ड प्राइस रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है डायग्राम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। दिस सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक because Iceland is a small economy and therefore can buy as many textile as it want at the world price। अब डायग्राम से बताता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली लाइन, ये सप्लाई शो कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, और ये सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड प्राइस पे जो ट्रेड के बाद प्राइस सेट हुआ है ये वाला प्राइस, इस प्राइस पे आइसलैंड जो भी डिमांड करेगा वर्ल्ड मार्केट सप्लाई करने को तैयार है, इसलिए बोला जा रहा है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है एक सर्टन प्राइस पे हम कितनी भी सप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। हर चीज़ का लॉजिक बता रहा हूँ, बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ। वंस अगेन कंसिडर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम ट्रेड। अब हम कंसिडर करेंगे क्या गेन्स हो रहे हैं क्या लॉसेस हो रहे हैं ट्रेड करने से। एज इन द प्रीवियस केस नॉट एवरी वन बेनिफिट्स। प्रीवियस केस की बात बता रहा है जब हमने पीछे पढ़ा था आइसलैंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर था। कहता है एज इन द प्रीवियस केस नॉट एवरी वन बेनिफिट्स बट हेयर द विनर्स एंड लूजर्स आर रिवर्स्ड। When trade forces domestic price to fall, domestic consumers are better off। कह रहा है भैया जब ट्रेड की वजह से प्राइस कम हो गए, डोमेस्टिक प्राइस कम हो गए क्योंकि वर्ल्ड प्राइस कम था, तो आइसोलैंड को भी वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ा। तो डोमेस्टिक प्राइस जब कम हो गए तो डोमेस्टिक कंज्यूमर बेटर ऑफ है एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर वर्स ऑफ। चेंजेस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर द साइज ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। कह रहा है अब जो चेंज आएगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में वो बताएगा आपको क्या साइज़ है गेन्स और लॉसेस का। ठीक है जी। अब बता रहा है बिफोर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस इज ए, प्रोड्यूसर सरप्लस इज बी प्लस सी। ट्रेड से पहले की बात कर रहा है जब आइसोलैंड ट्रेड नहीं कर रहा था। एंड टोटल सरप्लस इज ए प्लस बी प्लस सी। आफ्टर ट्रेड इज अलाउड, जब ट्रेड अलाउ हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया है ए प्लस बी प्लस डी, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया है सी, और टोटल सरप्लस हो गया है ए बी सी प्लस डी। डायग्राम से देखते हैं। आपको पता है जब ट्रेड नहीं हो रही थी तो प्राइस यहाँ पे था, प्राइस बिफोर ट्रेड। कंज्यूमर सरप्लस आपको निकालना आता है डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया और प्राइस बिफोर ट्रेड के ऊपर वाला जोन, तो ये वाला हिस्सा आ गया। कहने का मतलब ए आ गया कंज्यूमर सरप्लस जब ट्रेड नहीं हो रही थी। प्रोड्यूसर सरप्लस देखते हैं जब ट्रेड नहीं हो रही थी। प्रोड्यूसर सरप्लस भी आपको निकालना आता है सप्लाई के ऊपर वाला हिस्सा और प्राइस बिफोर ट्रेड के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला एरिया। कहने का मतलब सी और बी। ठीक है जी। अब जब ट्रेड हो रही है तो भैया प्राइस आफ्टर ट्रेड आपको पता है ये है। अब कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया हमारा ये वाला हिस्सा, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया ये वाला हिस्सा। तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया ए बी डी और प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया सी। ठीक है जी। तो टोटल सरप्लस हो गया ट्रेड होने के बाद ए बी
डी और सी, ये वाला सारा हिस्सा। ठीक है जी, ये वाला सारा हिस्सा हो गया ट्रेड होने के बाद टोटल सरप्लस। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे रीड करते हैं। These welfare calculation show who win and who loses from trade in an importing country। कह रहा है आप पता लगेगा किसका फ़ायदा हुआ किसका नुकसान हुआ जब कंट्री इंपोर्ट करती है। Buyer benefits because consumer surplus is increased by area B plus D. Seller are worse off because producer surplus falls by area B. The gains of buyer exceed the losses of sellers and total surplus increased by the area D। ठीक है जी, तो पहले तो बोल रहा है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया बी और डी से। चेक करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है बी और डी से। ठीक है जी, फिर यहाँ कहता है सेलर आर वर्स ऑफ बिकॉज प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल्स बाय एरिया बी। चेक करते हैं डायग्राम से। हाँ, ये बात भी ठीक है, चेक करो। प्रोड्यूसर का अब बी वाला जोन क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है ट्रेड होने के बाद। द गेन्स ऑफ बायर एक्सीड द लॉसेज ऑफ सेलर एंड टोटल सरप्लस इंक्रीज बाय एरिया डी। डायग्राम में देखते हैं भैया, गेन्स ऑफ बायर ये हिस्सा है बी और डी, लॉसेज ऑफ बायर ये वाला हिस्सा है बी। तो गेन्स हो रहे हैं बी प्लस डी के कंज्यूमर को और लॉसेज हो रहे हैं बी अमाउंट के प्रोड्यूसर्स को। तो गेन्स लॉसेस से ज़्यादा है। दिस एनालिसिस ऑफ एन इम्पोर्टिंग कंट्री यील्ड्स टू कंक्लूजन पैरेलल टू दोज फॉर एन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है जी, ज़रा देखते हैं। व्हेन अ कंट्री अलाउड ट्रेड बिकम्स एन इम्पोर्टर ऑफ गुड, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ऑफ द गुड आर बेटर ऑफ एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ गुड आर वर्स ऑफ। ट्रेड रेजेस इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशन, मतलब ट्रेड करने से सरप्लस तो बढ़ ही रहा है। ट्रेड रेजेस इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ नेशन इन द सेंस दैट गेन्स ऑफ द विनर्स एक्सीड द लॉसेज ऑफ द लूजर्स। ये डायग्राम है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये टेबल बनी हुई है, आप पढ़ोगे आपको समझ आएगी। मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया है। तो भैया एक रिज़ल्ट आया है कि जो हमारा इकोनॉमिक वेलबींग है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना भैया, क्योंकि जो हमारे गेन्स हैं कंज्यूमर्स के वो प्रोड्यूसर के लॉसेस से ज़्यादा है, और जो हमारा इकोनॉमिक वेलबींग है, जो टोटल सरप्लस है ट्रेड होने के बाद, इस वाले जोन से बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है बाय द अमाउंट ऑफ डी। ठीक है जी, अब यहाँ देखते हैं, ये वाली स्लाइड बता रही है उस चीज़ के बारे में जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। जब आइसोलैंड एक बार एक्सपोर्ट कर रही है और एक बार जब आइसोलैंड इंपोर्ट करवा रही है। ठीक है जी, रीड करते हैं। हैविंग कंप्लीटेड अवर एनालिसिस ऑफ ट्रेड, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन चैप्टर 1। हमने जो पहले वीडियोस बनाई थी 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है उसमें से एक प्रिंसिपल है, हम उसको अब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल का नाम है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, कि ट्रेड करने से सबका फ़ायदा होता है। इफ़ आइसोलैंड ओपन्स इट्स टेक्सटाइल मार्केट टू इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक बार अगर आइसोलैंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तैयार हो जाती हैं, द चेंज क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर आइसोलैंड एंड्स अप एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग टेक्सटाइल। कह रहा है जब ये ट्रेड के लिए आइसोलैंड तैयार हो जाएगी तो इस ट्रेड से विनर्स भी आएंगे, लूजर्स भी आएंगे, चाहे आइसोलैंड एक्सपोर्ट करे चाहे आइसोलैंड इंपोर्ट करे टेक्सटाइल का। इन आइदर केस हाउएवर द गेन्स ऑफ विनर एक्सीड द लॉसेस ऑफ द लूजर्स। कह रहा है दोनों ही केस के अंदर जो गेन्स होंगे विनर के वो लूज़र के लॉसेस से ज़्यादा होंगे। सो द विनर्स कुड कंपनसेट द लूज़र एंड स्टिल बी बेटर ऑफ। तो इस केस के अंदर विनर लूज़र को कंपनसेट कर सकते हैं और उसके बावजूद भी वो बेटर ही रहेंगे। देखो, जब हमने देखा कि आइसोलैंड एक्सपोर्ट कर रही है,
एक्सपोर्ट जब हुआ तो इसलिए कर रही थी आइसलैंड क्योंकि वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा थे, तो आइसलैंड ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो इस केस के अंदर जो विनर्स आए वो विनर्स थे हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और जो लूज़र्स थे हमारे वो थे कंज्यूमर्स। तो जो प्रोड्यूसर का गेन था वो कंज्यूमर के लॉस से ज़्यादा था। और जब आइसलैंड इंपोर्ट करवा रही है, इंपोर्ट करने का मतलब है कि जो वर्ल्ड प्राइस चल रहा है वो कम है और आइसलैंड का प्राइस ज़्यादा था, तो आइसलैंड ने वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट करा, तो प्राइजेस आइसलैंड में कम हो गए। तो जब प्राइजेस कम हुए तो विनर्स रहे हमारे कंज्यूमर्स और लूज़र्स रहे हमारे प्रोड्यूसर्स। तो इस केस के अंदर भी कंज्यूमर का जो गेन था वो ज़्यादा था प्रोड्यूसर के लॉसेस से। ठीक है जी, फिर से बता दिए मैंने आपको ये वाली बात। इन दिस सेंस ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, बट विल ट्रेड मेक एवरीवन बेटर ऑफ? क्या ट्रेड सबको बेटर फील करवाती है? प्रोबेबली नॉट। इन प्रैक्टिस कंपनसेशन फॉर लूजर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इज़ रेयर। कह रहा है अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो जो लूजर्स का कंपनसेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान वो बहुत कम पाया जाता है। विदाउट सच कंपनसेशन, opening an economy to international trade is a policy that expand the size of economic pie, but it can leave some participants in the economy with a smaller pie. कहता है अगर ये कंपनसेशन लूजर्स को नहीं मिलता है और आइसलैंड अपनी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल देती है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक पाई का साइज तो बढ़ जाता है, मतलब सरप्लस तो बढ़ जाता है, but it can leave some participants in the economy with a smaller pie, smaller slice। पर कुछ पार्टिसिपेंट्स को अभी भी छोटा ही सरप्लस का हिस्सा मिलता है। आगे देखते हैं। we can now see why the debate over trade policy is often contentious। अब हम देखेंगे क्यों ये जो डिबेट है ट्रेड पॉलिसी के ऊपर ये एक आर्गुमेंट क्रिएट करता है। Whenever a policy creates winners and losers, the stage is set for political debate। कह रहा है अगर कोई भी पॉलिसी विनर एंड लूजर को क्रिएट करती है तो एक पॉलिटिकल बैटल नज़र आता है। नेशन समटाइम फेल टू एंजॉय द गेन्स फ्रॉम ट्रेड बिकॉज लूजर्स ऑफ फ्री ट्रेड आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन द विनर्स। कह रहा है नेशन कभी कभार फ्री ट्रेड के गेन्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। द रीज़न इज़ डैट जो लूजर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं in comparison to winners. These loser may turn their cohesiveness into political clout। अब ये क्या करते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं और एक पॉलिटिकल पावर क्रिएट कर लेते हैं एंड लॉबी फॉर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और मना करते हैं ट्रेड को करने के लिए। कौन? लूजर्स। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं भैया अब ट्रेड पे टैरिफ्स और इंपोर्ट क्वाटास लगाए जाए। ठीक है जी। टॉपिक है अब इफेक्ट्स ऑफ अ टैरिफ। द आइसलैंडियन इकोनॉमिस्ट नेक्स्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ। अब जितने भी आइसलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने देखा भैया क्या इफेक्ट होगा अगर हम टैरिफ लगाते हैं। अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब अगर आइसलैंड इंपोर्ट करवाएगी तो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। द इकोनॉमिस्ट क्विकली रियलाइज दैट अ टैरिफ ऑन टेक्सटाइल विल हैव नो इफेक्ट इफ आइसलैंड बिकम्स अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। कह रहा भैया अगर आइसलैंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, मतलब बाहर अपने गुड्स बेच रहा है, तब तो टैरिफ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ नो वन इन आइसलैंड इज इंटरेस्टेड इन इंपोर्टिंग टेक्सटाइल, अ टैक्स ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स इज इररिलेवेंट। और दूसरी तरफ अगर आइसलैंड का कोई पर्सन इंपोर्ट ही नहीं कराना चाहता टेक्सटाइल, तो फिर टेक्सटाइल पे टैक्स लगाना इररिलेवेंट है। The tariff matters only if Iceland becomes a textile importer। टैरिफ तभी मतलब मैटर करेगा अगर आइसलैंड टेक्सटाइल का क्या करवाता है, इंपोर्ट करवाता है। कॉन्सेंट्रेटिंग देयर अटेंशन ऑन दिस केस द इकोनॉमिस्ट कंपेयर वेलफेयर विद एंड विदाउट द टैरिफ। अब भैया इस मुद्दे पे इकोनॉमिस्ट ने अपनी नज़र डाली और उन्होंने क्या कंपेयर करा, उन्होंने कंपेयर करा क्या वेलफेयर की पोजीशन है जब इंपोर्ट पे टैक्स नहीं है और क्या वेलफेयर की पोजीशन है जब इंपोर्ट पे टैक्स लग जाते हैं। फिगर 4 देख लेंगे। शोज द आइसलैंडियन मार्केट फॉर टेक्सटाइल।
अंडर फ्री ट्रेड द डोमेस्टिक प्राइस इक्वल्स द वर्ल्ड प्राइस। फ्री ट्रेड चल रही है, ठीक है, मतलब आइसलैंड वर्ल्ड मार्केट के साथ ट्रेड कर रहा है, तो डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस के बराबर होंगे। आपको पता है आइसलैंड प्राइस टेकर है। अ टैरिफ raises the price of imported textile above the world price by the amount of the tariff। कह रहा है अगर टैरिफ लग जाएगा तो जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है, जो बाहर से टेक्सटाइल आएगा, उसका जो प्राइस है वो वर्ल्ड प्राइस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जितने भी अमाउंट से ज़्यादा होगा वही टैरिफ है। ठीक है जी, मतलब अगर आइसलैंड इंपोर्ट करवाएगी बाहर से तो आइसलैंड की गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगा रही है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड प्राइस से महंगा हो जाएगा आइसलैंड के अंदर इंपोर्टेड गुड। अब तो जितना भी अमाउंट से महंगा होगा वो टैरिफ है। डोमेस्टिक सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल हु compete with suppliers of imported textile can now sell their textile for the world price plus the amount of the tariff। अब जो डोमेस्टिक सप्लायर्स है टेक्सटाइल के आइसलैंड के अंदर, जो compete कर रहे हैं इम्पोर्टेड टेक्सटाइल से, जो बाहर से आ रहा है भैया, उनसे compete कर रहे हैं आइसलैंड के टेक्सटाइल सेलर। अब वो अपना जो गुड्स बेचेंगे वो किस पे बेचेंगे, वर्ल्ड प्राइस में वो प्लस कर देंगे क्या, अमाउंट ऑफ टैरिफ को ऐड कर देंगे। मतलब वो जो अपने टेक्सटाइल है वो वर्ल्ड प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ टैरिफ जो भी अब प्राइस आएगा उस पर सेल करेंगे आइसलैंड के डोमेस्टिक सेलर। दस द प्राइस ऑफ टेक्सटाइल बोथ इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिक राइजेज बाय द अमाउंट ऑफ टैरिफ। अब इम्पोर्टेड जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से वो भी महंगे हो गए बाय द अमाउंट ऑफ टैरिफ, और आइसलैंड के जो प्रोड्यूसर सामान अपना बेच रहे थे वो भी महंगे हो गए बाय द अमाउंट ऑफ टैरिफ। ठीक है ना, एंड इज देयर फॉर क्लोजर टू द प्राइस दैट वुड प्रिवेल विदाउट द ट्रेड। अब ये वाली बात ध्यान से सुननी है, ठीक है ना। अब बोलना ये चाह रहा है जब टैरिफ लग गए तो इम्पोर्टेड गुड भी महंगे हो गए और जो आइसलैंड के डोमेस्टिक गुड्स थे वो भी महंगे हो गए बाय द अमाउंट ऑफ टैरिफ। और महंगे होने के बाद प्राइस तो बढ़ गया और वो प्राइस उसके बराबर आ गया, उस प्राइस के बराबर नहीं, सॉरी, उस प्राइस के पास आ गया जो प्राइस होता जब आइसलैंड ट्रेड नहीं करती। अब डायग्राम से शो करता हूं, ध्यान से देखना। ये जी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशंस करूँगा, ध्यान से देखना। देखो अगर आइसलैंड क्या बोलते हैं ट्रेड नहीं करती है तो उस समय क्या सिचुएशन है। पहले तो ये देखो, ये आइसलैंड का डोमेस्टिक डिमांड कर्व है, ये डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो जब आइसलैंड ट्रेड नहीं करती है तो क्या है, हाँ, आइसलैंड के डोमेस्टिक प्राइस देख लेते क्या होंगे जब ट्रेड नहीं करती है। लगे यार डोमेस्टिक क्वांटिटी भी देख लो, ठीक है जी भैया। ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने ऐड करी है। तो जब ट्रेड नहीं करती तो प्राइस यहाँ तक है, ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ तक है। मैं फिर बता दूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लो। जब ट्रेड नहीं करती है तो आइसलैंड के प्राइस ओरिजिन से यहाँ तक है और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम पे वो ओरिजिन से यहाँ तक है, ठीक है। अब आइसलैंड ट्रेड कर रही है और क्या प्राइस है विदाउट टैरिफ, उसको भी ध्यान से देखो। ओरिजिन से यहाँ तक प्राइस है, और जब आइसलैंड ट्रेड कर रही है और आइसलैंड की गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है तो क्या प्राइस है, ओरिजिन से यहाँ तक प्राइस है। अब आप खुद देखो ध्यान से, ठीक है। और ये वो प्राइस है यहाँ पे, इधर ये वो प्राइस है जब आइसलैंड ट्रेड नहीं करती है, ठीक है। अब आप खुद देखो, जब आइसलैंड ट्रेड करती है और टैरिफ भी लग जाते हैं तो जो नए प्राइस आए हैं, ये वाले प्राइस, वो उस प्राइस के क्लोजर जा रहे हैं। किस प्राइस के क्लोजर जा रहे हैं, इस प्राइस के। और ये प्राइस क्या है जब आइसलैंड ट्रेड नहीं करती है, ये वाली बात बोली गई है, ठीक है जी। तो ये वाली हम स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ आ गए। द चेंज इन प्राइस अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ डोमेस्टिक बायर्स एंड सेलर। अब प्राइस चेंज हो गया है, ठीक है जी, तो भैया डोमेस्टिक बायर और सेलर का बिहेवियर चेंज होगा। बिकॉज द टैरिफ रेजेस द प्राइस ऑफ टेक्सटाइल, इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम QD1 टू QD2।
कह रहा है भाई टैरिफ से प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम होती नज़र आई है, वो देख लेंगे अभी डायग्राम में। एंड रेजेस द डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम QS1 टू QS2। ठीक है जी। दस द टैरिफ रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड मूव्स द डोमेस्टिक मार्केट क्लोजर टू इट्स इक्विलिब्रियम विदाउट ट्रेड। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जी आ गया डायग्राम हमारा। ठीक है, जब आइसलैंड ट्रेड कर रही थी और टैरिफ नहीं थे तो सप्लाई कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी, आप ये भी कह सकते हो। डिमांड कितनी थी उस समय, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है जी, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आइसलैंड जब ट्रेड करती है और टैरिफ लग जाते हैं तो भैया सप्लाई की पोजीशन क्या है, सप्लाई अब यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है ना, जो आइसलैंड के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई बताई। अब जो आइसलैंड में डिमांड है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप सप्लाई को ये भी कह सकते हो और आप डिमांड को ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो भैया इस वाले प्राइस पे, प्राइस विदाउट टैरिफ पे अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती तो कितने अमाउंट का इंपोर्ट करवाना पड़ता उस समय, यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ता। और प्राइस विद टैरिफ पे कितना इंपोर्ट हो रहा है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक इंपोर्ट हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो भैया अब आप देखो, अब एक तो इंपोर्ट कम हो गए जब प्राइस विद टैरिफ वाले केस में। ठीक है ना, ट्रेड कर रही है आइसलैंड और आइसलैंड की गवर्नमेंट जब टैरिफ लगा रही है तो इंपोर्ट का लेवल तो कम हो गया। और आप खुद देखो, हम ये जो इक्विलिब्रियम है, ये वाला ये इक्विलिब्रियम है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जब आइसलैंड ट्रेड नहीं करती तो ये है, तो हम उसके क्लोजर आ रहे हैं। ठीक है ना, हम उसके पास आना स्टार्ट हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है जी, नाउ कंसिडर गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टैरिफ। बिकॉज द टैरिफ रेजेस द डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक सेलर आर बेटर ऑफ। कह रहा है भैया गेन्स एंड लॉस देखते हैं जब टैरिफ लग जाते हैं। तो कह रहा है टैरिफ ने डोमेस्टिक प्राइस बढ़ा दिए तो प्राइस बढ़ गए, तो कह रहा है भैया डोमेस्टिक सेलर आर बेटर ऑफ, डोमेस्टिक बायर आर वर्स ऑफ। इन एडिशन द गवर्नमेंट रेजेज रेवेन्यू, और कुछ गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल गया। टू मेजर दीज गेन्स एंड लॉसेस वी लुक एट द चेंजेस इन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। दीज चेंजेस आर समराइज इन द टेबल इन फिगर 4, वो भी देख लेंगे। अब भैया अब हम चेक करेंगे क्या गेन्स एंड क्या लॉसेस हैं। और कह रहा है डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गया तो जो डोमेस्टिक सेलर है वो बेटर ऑफ है, डोमेस्टिक बायर वर्स ऑफ है, गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू मिल रहा है। अब हम देखते हैं, अब मेजर करने हैं गेन्स एंड लॉसेस क्या हुए टैरिफ लगने से। तो अब हम देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू में। ठीक है जी, अब आराम आराम से देखते हैं। अब देखते हैं, पहला तो यहाँ लिखा है बिफोर द टैरिफ, टैरिफ से पहले की सिचुएशन बता रहा है। डोमेस्टिक प्राइस इक्वल्स द वर्ल्ड प्राइस। ठीक है जी भैया, जब टैरिफ नहीं लगे थे डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस बराबर थे। उस समय कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर रहा है। कंज्यूमर सरप्लस द एरिया बिटवीन डिमांड कर्व एंड द वर्ल्ड प्राइस बता रहा है, वो क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया बिटवीन सप्लाई कर्व एंड द वर्ल्ड प्राइस बता रहा है क्या है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इक्वल 0, भाई सही बात है, क्योंकि अभी तो हम बात ही कर रहे हैं बिफोर टैरिफ की ना, लिखा है ना बिफोर टैरिफ, टैरिफ तो लगे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 0 है। तो फिर बता रहा है टोटल सरप्लस ये आएगा। डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये ग्रीन वाली जो लाइन है डायग्राम से, ये वाली लाइन, ये मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसका काम ख़त्म हो गया। ये जी एलिमिनेट हो गई। अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आइसलैंड ट्रेड कर रही है और अभी टैरिफ नहीं है, तो क्या कंज्यूमर सरप्लस है और क्या प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा होगा और प्राइस विदाउट टैरिफ के ऊपर वाला। प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व के ऊपर वाला और प्राइस विदाउट टैरिफ के नीचे वाला। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या आएगा, तो भैया ध्यान से देखना, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर का सरप्लस आएगा। ठीक है ना,
तो कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आएगा भैया, ये आएगा। कहने का मतलब जी आएगा। और अभी क्या बोलते हैं, ट्रेड हो रही है पर टैरिफ नहीं है, उस समय मैंने बता दिया, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो है ही नहीं। ठीक है, ये वाला जोन खत्म कर लिया डायग्रामेटिकली भी। अब आ गए यहाँ पे, वंस द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैरिफ, अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिए, द डोमेस्टिक प्राइस एक्सीड्स द वर्ल्ड प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ टैरिफ। अब डोमेस्टिक प्राइस एज ए लैंड का बढ़ गया है, वर्ल्ड प्राइस से ज़्यादा हो गया है, और जितने से ज़्यादा हुआ है वही टैरिफ है। कंज्यूमर सरप्लस कह रहा है ए प्लस बी, प्रोड्यूसर सरप्लस कह रहा है सी प्लस जी, और गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू आएगा वो है ई एरिया। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे आएगा ये भी देख लो। कह रहा है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, साइज ऑफ द टैरिफ को क्वांटिटी ऑफ आफ्टर टैरिफ इंपोर्ट्स के साथ। ठीक है जी, अब डायग्राम देखते हैं। अब देखो भैया, अब टैरिफ हमारे लग चुके हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस देखते हैं। तो भैया कंज्यूमर सरप्लस वही है, डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा और प्राइस विद टैरिफ के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जोन। ठीक है जी, तो क्या है वो जोन, ए है और बी है। प्रोड्यूसर सरप्लस देखते हैं, प्राइस विद टैरिफ के नीचे वाला हिस्सा और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये है। यानी भैया एक तो जी हो गया और एक सी हो गया। अब टैरिफ लगे हैं, तो भैया जो टैरिफ लगे हैं उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जितने से प्राइजेस बढ़े हैं टैरिफ लगने के बाद, ठीक है, वही अमाउंट ऑफ टैक्स है। तो इतने से बढ़े हैं प्राइस, तो यही टैक्स का अमाउंट है ये। आप टैक्स के अमाउंट को ये भी कह सकते हो, दोनों गैप बराबर है। अब आप इस टैक्स को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आपने इंपोर्ट कराए हैं, तो ये ई वाला बॉक्स आ जाएगा हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको डायग्रामेटिकली भी समझा रहा हूँ। ठीक है, टोटल सरप्लस बता रहा है विथ टैरिफ ए बी सी ई जी, ये भी देख लो डायग्राम में। क्या सिचुएशन है टोटल सरप्लस की, जब टैरिफ लग गए हैं इंपोर्ट्स पे, जब टैरिफ लग गए हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, और साथ में ई हो गया। ठीक है जी, टू डिटरमाइन द टोटल वेलफेयर इफेक्ट ऑफ द टैरिफ, अगर आप चाहते हो निकालना कि क्या टोटल वेलफेयर में इफेक्ट आया है टैरिफ की वजह से, टोटल वेलफेयर में क्या इफेक्ट आया है, ध्यान से सुनना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस जो कि नेगेटिव है, चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि पॉजिटिव है, चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू जो कि पॉजिटिव है। वी फाइंड दैट टोटल सरप्लस इन द मार्केट डिक्रीजेज बाय एरिया डी प्लस एफ। दिस फॉल इन टोटल सरप्लस इज कॉल्ड डेड वेट लॉस ऑफ द टैरिफ। और ये जो टोटल सरप्लस में फॉल आ रहा है ड्यू टू टैरिफ, इसको ही डेड वेट लॉस बोला जा रहा है। चलते हैं जी, ये आ गया जी डायग्राम, लेफ्ट साइड में टेबल बनी है, कंज्यूमर सरप्लस लिखा है, प्रोड्यूसर सरप्लस लिखा है, गवर्नमेंट सरप्लस लिखा है, और यहाँ टोटल सरप्लस लिखा है। ये बिफोर टैरिफ की सिचुएशन है। ठीक है जी, ये आफ्टर टैरिफ की सिचुएशन है। तो आप देख सकते हो कंज्यूमर सरप्लस तो भैया कम होता नज़र आ रहा है आफ्टर टैरिफ। ठीक है जी, तो जितने से कम हुआ है वो यहाँ लिख दिया। प्रोड्यूसर सरप्लस हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो जितने से बढ़ा है वो यहाँ लिख दिया। गवर्नमेंट सरप्लस भी हमें भाई कुछ ना कुछ मिला ही है, ये रहा। तो भैया जब टोटल सरप्लस का चेंज देखा तो क्या नज़र आया, टोटल सरप्लस के केस के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा भैया इतने अमाउंट का फॉल आ गया, डी प्लस एफ अमाउंट का क्या आ गया है, फॉल आ चुका है। स्टोरी क्लियर है, हर चीज़ बड़े आराम से बता रहा हूँ, डायग्रामेटिक भी देख सकते हो आप। डी और एफ का टोटल सरप्लस के अंदर हमें फॉल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, पक्का से।
अच्छा, एक बात आप और देख सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर के सरप्लस से क्या खो गया। कंज्यूमर के सरप्लस से जो हिस्सा खोया है वो एक तो सी खोया, डी खोया, ई खोया, एफ खोया। ठीक है, ध्यान से देखो, सी वाला हिस्सा जो खोया कंज्यूमर ने वो किसने ले लिया, वो किसने ले लिया आप खुद देखो ध्यान से। सी वाला हिस्सा कौन ले गया, प्रोड्यूसर ले गया। सी वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, प्रोड्यूसर ले गया सी वाला हिस्सा। और जो ई वाला हिस्सा जो किसने खोया, हमारे कंज्यूमर ने खोया ई वाला हिस्सा। ठीक है जी, वो वाला हिस्सा कौन ले गया हमारा, ई वाला हिस्सा हमारा गवर्नमेंट लेके चली गई। ठीक है जी, तो जो क्या बोलते हैं फॉल नज़र आ रहा है हमें, वो एक तो डी का नज़र आ रहा है और एक एफ का नज़र आ रहा है। सारी स्टोरी क्लियर है। अब बहुत ही क्रूशियल बात बताऊंगा, भाई ध्यान से सुनना। मैंक्यू जी ऐसे छोटे बच्चों की तरह आपको समझाएंगे नहीं, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं काम की चीज़ें। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो डायग्राम में मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक लाइन है, ये लाइन आ गई। एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम में आपके लिए। ये अब आराम आराम से करूँगा भैया, आप भी ध्यान से देखना। ठीक है ना, पहले तो बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ बनाऊँगा, एक यहाँ, एक इधर कुछ, एक इधर और एक इधर। ठीक है ना, अब इनकी नेमिंग दे रहा हूँ। यहाँ नेमिंग दे रहा हूँ मैं आई, इधर नेमिंग दे रहा हूँ मैं जे, और इस पॉइंट को नेमिंग दे रहा हूँ मैं के। इस पॉइंट को नेमिंग दी है मैंने, ध्यान रखना। ठीक है जी, और इस पॉइंट को नेमिंग दे दी एल, और इस पॉइंट को नेमिंग दे दी मैंने एम। अब आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो हमको पता है डिमांड कर्व क्या शो करता है। डिमांड कर्व शो करता है कि मैक्सिमम कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करने को तैयार है, ये डिमांड कर्व शो करता है। ठीक है जी, अच्छा अब मैं बात करता हूँ एम क्वांटिटी की बात करूँ तो एम क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर मैक्सिमम जो पे करने को तैयार है वो है आई से लेके एम तक। और जब ट्रेड हो रही थी और टैरिफ नहीं थे तो कंज्यूमर का प्राइस ये रहा। तो उस समय कंज्यूमर को पे करना पड़ता था पैसा एल से लेके एम तक पे करना पड़ता था। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जब ट्रेड हो रही है और टैरिफ नहीं है, तो वो है आई से लेके एल तक। ध्यान से देखो हर चीज। अब ट्रेड हो रही है और टैरिफ लग गए, तो एम ही क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर कितना पैसा पे करने को तैयार है, आई से लेके एम तक। और ट्रेड हो रही है, आपको पता है टैरिफ लग गए हैं, तो प्राइस कितना देना पड़ रहा है, जे से लेके एम तक का प्राइस देना पड़ रहा है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है आई से लेके जे तक। अब जब मैं दोनों केस के कंज्यूमर सरप्लस को कंपेयर करता हूँ, दोनों केस मतलब एक बार जब प्राइस विदाउट टैरिफ था और एक बार जब प्राइस विद टैरिफ था, तो एम क्वांटिटी पे मैं जब दोनों केसेस के कंज्यूमर सरप्लस को चेक करता हूँ तो मुझे ये लगता है जब प्राइस विद टैरिफ आ गया, लगता क्या हो ही रहा है, तो जब प्राइस विद टैरिफ आ गया तो कंज्यूमर का सरप्लस कम हो गया बाय द अमाउंट जे से लेके एल तक एम के लिए। ठीक है, तो भैया ऐसे ही इन सब क्वांटिटी के लिए यहां से लेके यहां तक की क्वांटिटी के लिए कितना कंज्यूमर का सरप्लस चला गया। अब मैं उसको कलर करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो मैंने कलर किया है ना अभी, वो सरप्लस कंज्यूमर ने खो दिया।
इस वाली क्वांटिटी के बीच में बात कर रहा हूँ मैं, वो सरप्लस कंज्यूमर ने खो दिया है। कब खो दिया है? जब टैरिफ लगने की वजह से हमारे प्राइजेस बढ़ गए हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब प्राइजेस बढ़ गए हैं। अच्छा, सप्लाई कर्व क्या शो करता है? सप्लाई कर्व शो करता है कि भैया प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या है प्रोड्यूस करने की, वो कितना भैया इसको अपनी कॉस्टिंग में प्रोड्यूस कर सकता है, क्या उसकी कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की, वो सप्लाई कर्व शो करता है। ठीक है ना, उसकी क्या मिनिमम कॉस्ट है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, वो सप्लाई कर्व शो करता है। अब मैं बात करता हूँ एम क्वांटिटी की, एम की ही बात करता हूँ। तो एम क्वांटिटी पे जो सप्लायर है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है इस पॉइंट से, ये मैंने इस पॉइंट को नाम के दिया था, के से लेके एम तक उसकी कॉस्ट है। और एम क्वांटिटी पे प्राइस जब बढ़ गए टैरिफ के बाद, प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रहा है जे से लेके एम तक। तो भैया ये वाला जो गैप है, ये दिस गैप, ये भैया प्रोड्यूसर ने क्या करा है, ये जो गैप मैंने भी आपको दिखाया, फिर दिखाता हूँ, ये गैप, ये जिसको हम बोल सकते हैं जे से लेके के तक, ये प्रोड्यूसर ने सरप्लस कमाया है एम क्वांटिटी पे। तो ऐसे ही अगर बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी की, तो ये वाला जो सारा गैप है, ये दिस ध्यान से देखो, ये सारा गैप प्रोड्यूसर का क्या है, ये सारा गैप क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस है इस क्वांटिटी पे। ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखना, तो भैया इस वाली क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर ने कुछ कमाया है और कंज्यूमर ने कुछ खोया है। तो कंज्यूमर ने तो खोया है ये सारा, जो मैंने कलर कर रखा है, फिर दोबारा बता दूं, ये सारा, ये तो कंज्यूमर ने खोया है। ठीक है ना, उसमें से प्रोड्यूसर ने कुछ पा लिया है, ये वाला हिस्सा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये वाला हिस्सा बेकार हो गया, किसी को नहीं मिल पाया ये वाला हिस्सा। इसलिए ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैंने डी बोल रखा है इस ब्लॉक को, अगर आप ये सारी नेमिंग हटा दोगे, नेमिंग मतलब ये आई जे, ये ग्रीन चीज़ें सारी हटा देते थे जब स्टार्टिंग में डायग्राम था, तो इसका नाम डी ही था, इस हिस्से का नाम। ठीक है ना, ये वाला जो कंज्यूमर को सरप्लस था, जो कोई नहीं ले पाया अब क्योंकि टैरिफ लगने की वजह से, वो डेड वेट लॉस की कैटेगरी में आया। ठीक है जी। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। देखो चीज़ें आराम से समझो, मैंक्यू जी ऐसे छोटे बच्चों की तरह आपको समझाएंगे नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको डी वाला हिस्सा पता लग गया कैसे खोता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं एफ वाले हिस्से की, वो कैसे खोता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ डिमांड कर्व क्या शो करता है, कंज्यूमर मैक्सिमम कितना देने को तैयार है। तो अब मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है जी, करनी तो पड़ेगी लाइन ड्रॉ, तभी आपको समझ आएगा। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, नेमिंग देता हूँ इसको भी, कुछ ना कुछ भाई देनी पड़ेगी। जैसे कि इसको दे देते हैं वाई, इसको दे देते हैं जेड, और इसको दे देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, पॉइंट भी बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, वी। ठीक है जी, सारे पॉइंट बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए ढंग से। ये ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन कलर से पॉइंट मार्क कर दिए। अब जेड क्वांटिटी पे अगर बात करें तो भैया कंज्यूमर इज विलिंग टू पे वाई से लेके जेड तक, और जब ट्रेड हो रही थी और टैरिफ नहीं थे तो कंज्यूमर देता कितना था, एफ से लेके जेड तक। तो वाई से लेके वी तक कंज्यूमर का सरप्लस था। ठीक है ना, सरप्लस कब था, जब प्राइस विदाउट टैरिफ वाले केस में। ठीक है जी, लेकिन टैरिफ लगे तो भैया प्राइसेस बढ़ गए। तो भैया अब कुछ कंज्यूमर चले गए भैया, उनको नहीं समझ आ रहा, तो बढ़ गए भैया प्राइसेस, तो कुछ कंज्यूमर चले गए जिनको नहीं समझ आ रहा भैया, उनको भैया ज़्यादा लग रहे हैं प्राइस, वो नहीं कर रहे हैं डिमांड, आपको पता ही है प्राइस बढ़ गए हैं क्योंकि। तो इस क्वांटिटी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी पे, ये वाला अब मैं जो
रेड कलर से कर रहा हूँ, ये रेड, ये लाइन ये दिख रहा होगा आपको, रेड रेड। ये वाला सरप्लस जो कंज्यूमर का था ये भी चला गया। ठीक है जी। तो भैया बड़े आराम आराम से मैंने आपको समझा दिया बिहाइंड द सीन। ये वाला हिस्सा, ये जो डी नाम था, और ये एफ, कैसे कंज्यूमर ने खो दिया टैरिफ लगने की वजह से, जो कि डेड वेट लॉस की कैटेगरी के अंदर आया है ड्यू टू टैरिफ। यह आ गई जी हमारी मैंक्यू जी। अब यहाँ पे वही बातें बता रहा है। अ टैरिफ कॉजेज अ डेड वेट लॉस बिकॉज अ टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स। टैरिफ की वजह से भैया डेड वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि टैरिफ एक किस्म का टैक्स है। लाइक मोस्ट टैक्सेड इट डिस्टॉर्ट मतलब कि जिसकी शेप बदल देना। इट डिस्टॉर्ट इंसेंटिव्स एंड पुशेज द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द ऑप्टिमम। मतलब कहने का मतलब है सरप्लस कम होता हुआ नजर आ रहा है। इन दिस केस वी कैन आइडेंटिफाई टू इफेक्ट्स। First, when the tariff raises domestic price of textile above the world price, it encourages domestic producers to increase production from QS1 to QS2। भैया पहला इफेक्ट बता रहा है, जब प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, QS1 से QS2 कर दी। ये आपको पता ही है, देख लो फिर से डायग्राम में। सप्लाई बढ़ा दी प्रोड्यूसर्स ने, पहले यहाँ थी सप्लाई, टैरिफ लगने के बाद सप्लाई यहाँ पहुँच गई। आगे, even though the cost of making these incremental units exceed the cost of buying them at the world price, the tariff makes it profitable for domestic producer to manufacture them nonetheless। मतलब उसके बाद भी प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिटेबली हो रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है इस लाइन से मैं आपको फिर प्यार से बता दूं। कहता है इवन दो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दीज इंक्रीमेंटल यूनिट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ बाइंग देम एट द वर्ल्ड प्राइस। अब आप देखो भैया, ये जो इंक्रीमेंटल यूनिट है, कौन सी इन यूनिट्स की बात कर रहा है, ये जो इंक्रीमेंटल यूनिट है, कह रहा है भैया इसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है। देखो भैया आप एम वाले पे ही चेक कर लो, तो कॉस्ट तो यहाँ से लेके के से लेके एम तक है, और जो बायर प्राइस पे करता था वर्ल्ड प्राइस पे वो एल से लेके एम तक है। उसके बावजूद भी हम इसको बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके बावजूद भी प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। मैंने बताया था ना प्रोड्यूसर को ये वाला फ़ायदा हो रहा है ये। तो इस जोन को इकोनॉमिस्ट ऐसे बता रहा है, और मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगली स्लाइड। सेकंड, व्हेन टैरिफ रेजेस द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक टेक्सटाइल कंज्यूमर हैव टू पे, इट इनकरेज देम टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम QD1 टू QD2। भाई टैरिफ ने प्राइस बढ़ाया तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड कम कर ली, ठीक है ना। QD1 से QD2 हो गई, ये देख लो। टैरिफ लगने से डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। इवन दो डोमेस्टिक कंज्यूमर वैल्यू दीज इंक्रीमेंटल यूनिट्स एट मोर एट द वर्ल्ड प्राइस, और इन यूनिट्स को वो ज़्यादा वैल्यू दे ही रहा था, वो आपको दिखा ही चुका हूँ। वर्ल्ड प्राइस पे तो उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा था। द टैरिफ इंड्यूसेस देम टू कट बैक देयर परचेज, और टैरिफ की वजह से भैया उन्हें अपनी परचेज कम करनी पड़ी। एरिया डी रिप्रेजेंट डेड वेट लॉस फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। डी ये था, जो डी वाला था वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से था, क्योंकि सप्लाई बढ़ा रहे थे। एंड एफ एरिया रिप्रेजेंट डेड वेट लॉस फ्रॉम द अंडर कंजम्पशन ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि अब एफ जो एरिया वो डेड वेट लॉस इसलिए बता रहा है क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही है, लोग कम ले रहे हैं। द टोटल डेड वेट लॉस ऑफ द टैरिफ इज सम ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। भाई साहब, अगर किसी बच्चे ने सच में समझना है ना टॉपिक, तो भाई वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुनना पड़ेगा। आप ये मत सोचो भाई वीडियो लंबी है कुछ भी है। देखो कंसेप्ट सीखने हैं तो भैया आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। छोटी सी बात बोलता हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है, लगता है कि भाई कोई वैल्यूएबल चीज़ हो रही है, तभी आप मेरे वीडियोस को या मेरे वीडियो का जो भी यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है उसको आप तभी सब्सक्राइब करो, या मेरी वीडियोस को तभी आप किसी को फॉरवर्ड करो अगर आपको लगता है कि वाकई में कंटेंट में दम है, ठीक है ना। अननेसेसरी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं भैया। अगर आपको लगता है चीज़ वैल्यूएबल है तभी आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी तभी रिकमेंड करो, ठीक है। ध्यान से सुनो टॉपिक को। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये डायग्राम है हमारा जब हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ देखा, ठीक है जी। तो ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है।
हेडिंग अब इम्पोर्ट क्वाटास अनदर वे टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। कह रहा है अगर आपको ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो भैया आप इम्पोर्ट पे क्वाटास लगा दो। अब पहले आप स्टोरी को ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, कहानी क्या चल रही है। जो डोमेस्टिक कंट्री है हमारे केस में है आइसलैंड, ठीक है। तो जो हमारे केस में आइसलैंड जो डोमेस्टिक कंट्री है वो बाहर से इंपोर्ट करवा रही है, ठीक है। रीज़न इज़ डैट आपको पता है वर्ल्ड प्राइस कम है, तो उन्होंने वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है जी। अब इंपोर्ट क्वाटास के केस में मतलब ये बोला जा रहा है कि आप एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करवा सकते हो। और आपको पता ही है जब हम वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करवाते हैं तो उस समय जो डिमांड है ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो इंपोर्ट की ज़रूरत होती है। डायग्रामेटिकली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, हमें इंपोर्ट की ज़रूरत होती है और वहीं पर ही बोला जा रहा है कि इंपोर्ट पे क्वाटास लगा दिया जाए, ठीक है। ये स्टोरी है। अब ये FY1 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ सको टैरिफ और इंपोर्ट क्वाटास को, ठीक है जी। कहता है बियॉन्ड टैरिफ्स अनदर वे दैट नेशन समटाइम रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड इज बाय पुटिंग लिमिट्स ऑन हाउ मच ऑफ गुड कैन बी इम्पोर्टेड। तो कह रहा है भैया एक और तरीका है ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने का कि आप एक सर्टन अमाउंट ही इंपोर्ट गुड्स का करवा सकते हो। इन दिस बुक वी विल नॉट एनालाइज सच अ पॉलिसी। कह रहा है हम इस पॉलिसी की स्टडी नहीं करेंगे अदर देन टू पॉइंट आउट द कंक्लूजन, बस किसी कंक्लूजन पे आना चाहते हैं। Import quotas are much like tariffs. Both tariffs and import quotas reduces the quantity of imports. देखो भाई टैरिफ लगे थे, डायग्रामेटिकली हमने देखा तो इंपोर्ट की क्वांटिटी कम हो गई थी, ठीक है। और इंपोर्ट क्वाटा के केस में भी इंपोर्ट की क्वांटिटी कम ही कर रहे हैं, क्वाटा लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है कि आप सर्टन अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है क्या होता है दोनों केस के अंदर, रेज डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द गुड। कह रहा है इंपोर्ट क्वाटा हो चाहे इंपोर्ट टैरिफ हो, दोनों के केस में डोमेस्टिक प्राइस गुड का बढ़ जाता है। देखो टैरिफ के केस में तो आप जान चुके हो प्राइस बढ़ जाता है। अब कहानी आती है इंपोर्ट क्वाटाज में क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखो जब वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट कर लिए हैं आइसलैंड ने, डोमेस्टिक कंट्री ने, तो आपको पता है इंपोर्ट की ज़रूरत है। अब इंपोर्ट की ज़रूरत है, जितना भी हमें इंपोर्ट की ज़रूरत है उससे कम ही इंपोर्ट किया जाएगा। अब मार्केट में डिमांड तो प्रिवेल हो ही रही है, तो क्या होगा भैया, जो लोग इंपोर्ट करके गुड्स मंगा रहे हैं वो उन्हीं गुड्स को महंगा बेचना क्या कर देंगे, अब स्टार्ट कर देंगे। ये समझा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कह रहा है बोथ टैरिफ्स एंड इंपोर्ट क्वाटास रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, रेज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द गुड, डिक्रीज द वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड कॉज डेड वेट लॉस। तो कह रहा है दोनों के केस में सेम ही हो रहा है, ठीक है ना। आगे जी, देर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कह रहा है एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अ टैरिफ रेजेस रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट वेयर एज इम्पोर्ट क्वाटा क्रिएट सरप्लस फॉर दोज हु ऑब्टेन द लाइसेंस टू इम्पोर्ट। कह रहा है टैरिफ लगता था तो गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिल जाता था, लेकिन अगर इम्पोर्ट क्वाटा लग रहे हैं तो उन लोगों को सरप्लस है जिन लोगों ने इंपोर्ट करने का लाइसेंस ले रखा है। कहने का मतलब देखो जब वर्ल्ड प्राइस को एक्सेप्ट करा तो इंपोर्ट की ज़रूरत थी, इंपोर्ट पे क्वाटा लगाए, डिमांड तो मार्केट में आई, तो ये चीज़ अब क्या बिकने लग गई, महंगी बिकने लग गई। तो भैया जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो महंगे रेट में बेच रहे हैं अब, तो भैया उन लोगों का सरप्लस हो रहा है जिनके पास इंपोर्ट करवाने का लाइसेंस है। द प्रॉफिट फॉर द होल्डर ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस at which she sells the imported good अब and the world price at which she buys it। अब सपोज करो कह रहा है क्या प्रॉफिट कमाया जिसके पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस था, भैया डिफरेंस है डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस पे। डोमेस्टिक प्राइस क्योंकि इंपोर्ट जब उसने करवाया तो डिमांड तो एग्जिस्ट कर रही थी गुड्स की, वर्ल्ड प्राइस जब एक्सेप्ट करा तो डिमांड तो एग्जिस्ट कर ही रही थी, ठीक है ना भैया। जब डिमांड तो एग्जिस्ट कर ही रही है, मतलब डिमांड तो एग्जिस्ट कर ही रही है उस समय हमारे केस के अंदर, तो उन्होंने प्राइसेस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब वो वर्ल्ड प्राइस पे जो चीज़ आ रही थी अब वो उससे भी
ज़्यादा प्राइस पे जिन लोगों के पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस है उस पे बेच रहे हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस के बीच में, वही अब जिनके पास इंपोर्ट करवाने का लाइसेंस है वही उन्होंने पैसा कमाया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Tariffs and import quotas are even more similar if the government charges a fee for import license। कह रहा है टैरिफ और इम्पोर्ट लाइसेंस काफ़ी सिमिलर है अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट लाइसेंस की फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दे। सपोज द गवर्नमेंट सेट द लाइसेंस फी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस एंड द वर्ल्ड प्राइस। अब देखो, जो जब वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, स्टोरी ये चल रही थी, तो भैया डिमांड तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना इम्पोर्टेड गुड की। ठीक है जी, तो भैया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने, फिर दोबारा बता रहा हूँ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने भैया अब इंपोर्ट की डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। अब डिमांड एग्जिस्ट कर रही है पर गवर्नमेंट कह रही है आप सर्टन अमाउंट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे, तो वही चीज़ अब महंगी बिकेगी। तो वो जो महंगी बेच रहे हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड प्राइस से जो चीज़ महंगी बेच रहे हैं, कह रहा है गवर्नमेंट को उतनी अमाउंट की लाइसेंस फ़ी ले लेनी चाहिए उन लोगों से जिनके पास इंपोर्ट करवाने का लाइसेंस है। ठीक है ना, फिर क्या होगा इससे? In this case, entire profit of license holder is paid to the government in license fee and the import quotas works exactly like a tariff। तो भैया सारा पैसा गवर्नमेंट पे चले जाएगा, तो फिर इंपोर्ट क्वाटा भी टैरिफ की तरह काम करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू आर प्रिसाइसली द सेम अंडर द टू पॉलिसीज। आगे देखते हैं। इन प्रैक्टिस हाउएवर कंट्रीज दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड विद इंपोर्ट क्वाटाज रेयरली डू सो बाय सेलिंग इंपोर्ट लाइसेंस। कह रहा है जो कंट्री इंपोर्ट क्वाटाज लगाती हैं वो इंपोर्ट लाइसेंस को बहुत ही कम देखा जाता है कि वो उसकी फ़ीस लोगों से चार्ज करती है। आगे, फॉर एग्जांपल द यूएस गवर्नमेंट हैज़ एट टाइम प्रेशर्ड जापान टू वॉलंटरी लिमिट द सेल ऑफ जापानीज कार इन यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहा है एक बार यूएस गवर्नमेंट ने जापान को भैया प्रेशर डाला और बोला अपनी गाड़ियाँ आप हमारे यूनाइटेड स्टेट में ना बेचो। ठीक है जी भैया। इन दिस केस जापानीज गवर्नमेंट एलोकेट इम्पोर्ट लाइसेंस टू जापानीज फर्म। अब जापानीज गवर्नमेंट ने बोला ठीक है अपने वहाँ की फर्म्स को, तुम भाई अगर तुम्हें माल क्या बोलते हैं बाहर कंट्री में इंपोर्ट करना है तो आप उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस ले लो। अब यूएस में तो जापानीज गाड़ियों की डिमांड है ही, तो भैया जापानीज को बोला जा रहा है कि आप इंपोर्ट का लाइसेंस ले लो। ठीक है ना, कि आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए तभी आप बाहर चीज़ें बेच पाओगे। अब बाहर यूएस में तो उसकी डिमांड है ही जापानीज़ कार की, तो फिर उन्होंने क्या करा, अब बोला गया था यूएस द्वारा कि भैया आप कम गाड़ियां बेचोगे हमारे यहाँ, तो जापानीज़ जब कम गाड़ियां बेच रहे हैं तो यूएस में तो डिमांड प्रिवेल करती है, तो जापानीज़ फिर अपनी गाड़ियां महंगे रेट में बेच रही है। तो फिर इससे क्या हो रहा है, जापानीज़ फर्म को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ लिखा भी है। एंड द सरप्लस फ्रॉम दीज लाइसेंस एक्रूज टू दोज फर्म। आगे देखते हैं। From the standpoint view of US welfare, this kind of import quota is worse than a US tariff on imported car। कह रहा है ये तो बेकार है भैया US के लिए। ठीक है ना, बोल भी रहा, देखो ध्यान से देखो। From the standpoint of US welfare, this kind of import quota is worse than US tariff on imported cars। ये तो उससे भी बेकार निकला। किससे बेकार निकला? US के टैरिफ वाली पॉलिसी से भी बेकार निकला। इससे बढ़िया तो भैया यूएस अपने इंपोर्टेड गुड्स पे ही टैरिफ लगवा देती। ठीक है ना, कम से कम इससे क्या होता, यूएस गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जाता। ऐसा करने से यूएस गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं मिल रहा, उल्टा जो जापान के प्रोड्यूसर्स हैं, जो जापान की फर्म से कार बनाने वाली, उनको पैसा मिल रहा है। बोथ अ टैरिफ एंड इम्पोर्ट क्वाटा रेजेस प्राइस, रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड कॉज डेड वेट लॉसेस, बट एटलीस्ट द टैरिफ प्रोड्यूस रेवेन्यू फॉर द यूएस गवर्नमेंट रेदर देन प्रॉफिट फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर्स। वही वाली बात आ गई ना, टैरिफ लगाया जाता तो कम से कम यूएस गवर्नमेंट को मतलब टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू तो मिलता। अब तो भैया जापानीज़ प्रोड्यूसर्स को ही फ़ायदा मिल रहा है। तो भैया ये केस स्टडी मतलब केस स्टडी कह रहा हूँ, ये जो FY1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस क्या है इंपोर्ट क्वाटाज में और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये प्रॉपर तरीके से समझा दी है। और एक बात फिर बता दूं, ये भी तभी समझ आती है जब आपको टैरिफ वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज ऐसे समझ नहीं आती है चीज़ें। प्रॉपर वीडियो को ढंग से टाइम देके प्रॉपर तरीके से सुनो, डायग्राम को हाथ से ड्रॉ भी करो, तब चीज़ें अच्छी समझ आएगी। टॉपिक है अब द लेसन्स फॉर ट्रेड पॉलिसी। द टीम ऑफ आइसलैंडियन इकोनॉमिस्ट कैन नाउ राइट टू द प्रेसिडेंट। अब भैया
जो आइसोलैंड की इकोनॉमिक्स की टीम है वो प्रेसिडेंट को लेटर का जवाब दे रही है, लेटर में जवाब दे रही है। क्या दे रही है वो देखते हैं। कहते हैं, डियर मैडम प्रेसिडेंट, यू आस्क 3 क्वेश्चन अबाउट ओपनिंग अप ट्रेड। आफ्टर मच हार्ड वर्क वी हैव द आंसर्स। इकोनॉमिक्स कह रहे हैं प्रेसिडेंट से कि आपने हमसे 3 सवाल पूछे थे, हमने बड़ी मेहनत करी है और हमारे पास अब आपके क्वेश्चन के जवाब है, आप सुनिए हमसे। क्वेश्चन जो पूछा था प्रेसिडेंट साहिबा ने पहला वो था, इफ़ द गवर्नमेंट अलाउ आइसोलैंडियन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, अगर गवर्नमेंट बोलती है आइसोलैंड अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा टेक्सटाइल का, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ टेक्सटाइल एंड क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल सोल्ड इन डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक तो प्राइसेस ऑफ टेक्सटाइल पे, और किस पे इम्पैक्ट देख रहा है? क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल सोल्ड इन डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट, कि जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट में जो क्वांटिटी टेक्सटाइल की बिकती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इकोनॉमिस्ट ने जवाब दिया है आंसर, वंस ट्रेड इज अलाउड द आइसोलैंडियन प्राइस ऑफ टेक्सटाइल विल बी ड्रिवन टू इक्वल द प्राइस प्रिवेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा भैया एक बार पहले तो ट्रेड अगर अलाउ कर दी जाए तो हमें वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो वर्ल्ड मार्केट में प्राइस चल रहा है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ़ द वर्ल्ड प्राइस इज़ नाउ हायर देन आइसोलैंडियन प्राइस, और अगर केस चला रहे हैं, सपोज करो वर्ल्ड प्राइस हायर है और आइसोलैंड का प्राइस कम है, ठीक है ना, तो भैया फिर आइसोलैंड को भी वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अवर प्राइस विल राइज, मतलब आइसोलैंड के प्राइस बढ़ जाएंगे। द हायर प्राइस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल आइसोलैंडियन कंज्यूम्स। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो भैया आइसोलैंडियन क्या करेंगे, अपनी टेक्सटाइल की डिमांड कम कर लेंगे। एंड रेज द अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल डैट आइसोलैंडियन प्रोड्यूस, और आइसोलैंडियन के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टेक्सटाइल की सप्लाई बढ़ा देंगे। आइसोलैंड विल देयरफॉर बिकम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। अब इस केस के अंदर भैया आइसोलैंड जो अपना गुड्स है अब वो बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में ही लिखी थी यहाँ पे, वर्ल्ड प्राइस इज़ नाउ हायर देन आइसोलैंडियन प्राइस। इसका मतलब आइसोलैंड के टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्टिंग थी वो तो कम थी, पर वर्ल्ड की मतलब आइसोलैंड की जो टेक्सटाइल थे, आइसोलैंड के जो टेक्सटाइल थे उनका प्राइस क्या था, कम था, और जो वर्ल्ड मार्केट में प्राइस चल रहे थे वो ज़्यादा चल रहे थे। इसका मतलब आइसोलैंड की जो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम पता लग रही है। तो भैया इस केस से एक और बात आपको समझ आनी चाहिए कि आइसोलैंड के पास इस केस के अंदर, इस केस का मतलब जब वर्ल्ड मार्केट में प्राइस ज़्यादा है और आइसोलैंड के प्राइस कम है टेक्सटाइल के, तो आइसोलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। यही वो लास्ट की लाइन में बोल रहा है, दिस अकर्स बिकॉज इन दिस केस आइसोलैंड हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स। कन्वर्सली इफ द वर्ल्ड प्राइस इज नाउ लोअर देन द आइसोलैंडियन प्राइस, मतलब वर्ल्ड मार्केट में प्राइस कम चल रहा है और आइसोलैंड के खुद के प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, आइसलैंड को वर्ल्ड प्राइस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो भैया आइसलैंड के प्राइस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस कम चल रहे थे। द लोअर प्राइस विल रेज द अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल दैट आइसोलैंडियन कंज्यूम। अब आइसोलैंड में डिमांड बढ़ जाएगी टेक्सटाइल की, एंड लोअर द अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल दैट आइसोलैंडियन प्रोड्यूस, और आइसोलैंड के अंदर प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देंगे आइसोलैंड के प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आइसोलैंड को बाहर से टेक्सटाइल का इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, देयरफॉर बिकम टेक्सटाइल इम्पोर्टर। अब आपको एक बात पता लग गई इस केस के अंदर, यहाँ पे देखो चेक करो क्या कह रहा है, इफ़ द वर्ल्ड प्राइस इज़ नाउ लोअर देन द आइसोलैंडियन प्राइस, मतलब आइसोलैंड के टेक्सटाइल के प्राइस ज़्यादा है, मतलब आइसोलैंड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा है टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने की, और वर्ल्ड मार्केट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इसका मतलब आइसोलैंड के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, पर वर्ल्ड मार्केट के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। This occurs because in this case other countries have a comparative advantage in producing textile. Second question क्या था वो चेक करते हैं, who will gain from free trade in textile and who will lose, and will the gains exceed the losses? The answer depends on whether the price rises or falls when the trade is allowed. अब ये इस चीज़ का आंसर डिपेंड करता है, प्राइस या तो बढ़ेंगे या घटेंगे जब ट्रेड को अलाउ कर दिया जाएगा। इफ़ प्राइस राइजेस, अगर देखा गया कि प्राइस बढ़ गया आइसोलैंड के, तो प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल गेन एंड कंज्यूमर ऑफ टेक्सटाइल लूज, ये हम पढ़ चुके हैं। प्राइस अगर बढ़ जाते हैं आइसोलैंड के तो प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होगा और टेक्सटाइल के जो कंज्यूमर्स हैं उनका घाटा होगा। इफ़ द प्राइस फॉल्स कंज्यूमर गेन्स एंड प्रोड्यूसर लूज, और अगर प्राइस वहीं कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर का फ़ायदा है और प्रोड्यूसर का नुकसान है। इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में गेन्स आर लार्जर देन लॉसेस, ये हम पढ़ चुके हैं।
दस फ्री ट्रेड रेजेस द टोटल वेलफेयर ऑफ आइसलैंडियंस। अब जो ये क्वेश्चन का जवाब है मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लगाए गए थे, उस केस में जवाब दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में टैरिफ आ गए हैं। शुड अ टैरिफ बी पार्ट ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी? जब न्यू ट्रेड पॉलिसी हो रही है तो क्या उसमें टैरिफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अ टैरिफ हैज़ एन इम्पैक्ट ओनली इफ आइसलैंड बिकम टेक्सटाइल इम्पोर्टर। इन दिस केस अ टैरिफ मूव्स द इकोनॉमी क्लोजर टू नो ट्रेड इक्विलिब्रियम। ये बात हम पीछे भी सीख चुके हैं, अगर टैरिफ लग जाते हैं तो हम नो ट्रेड इक्विलिब्रियम के पास आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस के पास भी आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के पास भी आ जाएंगे अगर क्या बोलते हैं टैरिफ इम्पोज होते हैं। लाइक मोस्ट टैक्सेस कॉजेज डेड वेट लॉस, और टैरिफ भी डेड वेट लॉस को क्रिएट करते हैं। A tariff improves welfare of domestic producers and raises revenue for the government। अब बहुत ही क्रूशियल बात है, ध्यान से सुनना। टैरिफ जब इम्पोज होते हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। बट these gains are more than offset by the losses suffered by the consumer। अब इस लाइन का मतलब है जो ये गेंस हो रहे हैं वो गेंस ज़्यादा हो रहे हैं, किससे ज़्यादा हो रहे हैं? जो कि कंज्यूमर लॉस सफ़र कर रहे हैं। अब देखो, मैं ये बात आपको डायग्राम से फिर बड़े प्यार से समझाना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया समझ आए, ठीक है? और मैं आराम से चीज़ें खोल खोल के आपको समझाऊँगा। ये जी भाई साहब डायग्राम आ गया। जब ट्रेड हो रही है और टैरिफ भी लग गए हैं तो ये प्राइस है, और जब ट्रेड हो रही है और टैरिफ नहीं है तो ये प्राइस है, ठीक है? अब बड़े ध्यान से सुनना, जब ट्रेड हो रही है और टैरिफ नहीं है तो ये क्वांटिटी है जो सप्लायर प्रोड्यूस करने को तैयार है, ठीक है जी, और प्राइस ये है। और जब टैरिफ लग गए तो क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और प्राइस भी बढ़ गए, यहाँ पहुँच गए। अब आप ध्यान से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखना, जब प्राइस थे विदाउट टैरिफ तो इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, ठीक है जी। और जो इस केस के अंदर जो प्रोड्यूसर का सरप्लस आ रहा था वो ये आ रहा था, QS1 क्वांटिटी तक जो सरप्लस आ रहा था वो ये आ रहा था। आराम से समझना। अब प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ पे इम्पैक्ट को मैं आराम से दिखाऊंगा, प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या क्या एडिशंस हो रहे हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो भैया जब प्राइसेस बढ़ गए तो इतनी ही क्वांटिटी के लिए अब कुछ और सरप्लस ऐड हो गया प्रोड्यूसर्स के लिए। जो प्रोड्यूसर्स यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे उनके सरप्लस में ये एडिशन हो गया, ये सारा एडिशन हो गया। एडिशन बोल रहा हूँ मैं। अगर टोटल सरप्लस देखा जाए टैरिफ लगने के बाद इस क्वांटिटी के लिए जो प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे उनका सरप्लस तो इतना हो गया है, ठीक है ना? आराम से सिखा रहा हूँ। अब प्राइस जब बढ़े, टैरिफ लगे तो कुछ नए प्रोड्यूसर्स भी आ गए, ठीक है ना? सप्लाई बढ़ गई है क्योंकि आपको पता है इतने अमाउंट से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, उन्होंने इतना सरप्लस ले लिया। तो भैया जब प्राइस बढ़ गए टैरिफ लगने से तो सारे प्रोड्यूसर्स को सरप्लस कितना एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा की बात हो रही है, ये सारा एक्स्ट्रा मिल गया। कुछ पुराने प्रोड्यूसर्स का सरप्लस हो गया और कुछ जब प्राइस बढ़े टैरिफ की वजह से तो कुछ और एक्स्ट्रा सरप्लस भी हो गया। और गवर्नमेंट को क्या मिल गया? गवर्नमेंट को ये सारा एरिया मिल गया, कहने का मतलब ई। तो भैया ये बताया जा रहा है टैरिफ लगने से जो प्रोड्यूसर्स का वेलफेयर अगर ऐड करे और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है ऐड करे, वो कंज्यूमर के लॉस से तो ज़्यादा ही हो रहा है। कंज्यूमर का लॉस कितना है टैरिफ लगने के बाद? ये और ये, ठीक है जी। तो एक एक चीज़ डायग्राम से समझाई जा रही है आपको, कोई भी चीज़ मतलब नकली तरीके से बोला जाए वो नहीं समझाई जा रही। The best policy from the standpoint of economic efficiency would be to allow trade without tariff। तो बेस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स, भैया ट्रेड अलाउ करो और टैरिफ ना ही लो। We hope you find these answers helpful as you decide on your new policy। Your faithful servants Icelandic economics team। अब आप एक बात देख रहे हो, इकोनॉमिस्ट कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं, कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं, मतलब क्या क्या प्रिडिक्ट करके आपको बताते हैं, प्रेजेंट के आगे रख रहे हैं सब कुछ। भैया अब आप देख लो,
आप कुछ भी सवाल पूछते हो हम आपको जवाब दे रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अब अपार्ट फ्रॉम द बुक सारी चीज़ें डिपेंड करती है पॉलिटिकल पावर पे, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट तो भैया बताते हैं बेस्ट क्या है जिससे कि फ़ायदा हो इकनॉमी का। अब ये अप्लाई करना ना करना आपको पता है पॉलिटिकल बातों पे डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है अदर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है और आ जाए तो आप लिख सकते हो। नॉर्मल सी बात बता रखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि इन बातों को समझोगे। मैं हेडेड्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। कह रहे अगर इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो वैरायटी ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं, बाहर के गुड्स भी आते हैं, ठीक है। कुछ उनका भी टेस्ट अलग होता है तो हमें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। आप रीड करोगे आपको समझ आएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला बता रहा है लोअर कॉस्ट थ्रू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। भाई इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, इकोनॉमी बल्क पे माल बनाएगी, बाहर की कंट्री को भी बेचेगी, ठीक है ना। और कंट्रियों में माल जाएगा तो लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंज्यूमर को अच्छे रेट पे चीज़ें मिल जाएगी, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई और अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है। इनहांस फ्लो ऑफ आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आएंगे, बाहर से ट्रेड करोगे, बाहर के गुड्स देखोगे तो आप बनाना सीखोगे, रैदर देन आप खुद बनाने में अपना टाइम ख़राब करो। तो भैया बाहर से चीज़ें आएगी, आप जल्दी सीख सकते हो। नॉर्मल सी बात बता रखी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है पेपर में अगर टीचर का मन है पेपर आसान बनाने का तो, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुल मिला के एक छोटा सा एक पार्ट यहाँ भी आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो 9891156969। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्काई इज़ योर लिमिट। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है डायग्रामेटिकली। एक एक चीज़ जो मैंक्यू जी समझा रहे हैं मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, नॉलेजेबल है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ही बताएं, उनकी भी मदद हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम के टाइम में वो पैनिक की सिचुएशन में ना आ जाए, उनको कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है ना। कर भला तो हो भला। So thank you once again.